बिहार के सिवान जिले में एक गांव है। बढ़हरिया के अंदर बसा एक पुराना टोला सिलहटुआ। जंगलों और खेतों के बीच एक ऐसा गुम गांव जिसे नक्शे में ढूंढना मुश्किल है। वहां लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज ढलने से पहले घर लौट आते हैं। लेकिन इस टोले के एक कोने में, जहां बबूल के पेड़ों की जड़ें उखड़ उखड़ के बाहर आई हैं, वहां एक जगह है जहां पांव रखते ही गांव वाले अब भी चप्पल उतार देते हैं। उसे लोग गाड़ा माटी कहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ एक महारानी को जिंदा गाड़ा गया था। कहानी 1947 से भी पहले की है, जब अंग्रेजों का राज था। लेकिन इस गांव पर अंग्रेजों से ज्यादा डर गांव की जमींदारिन रज्जो महारानी का था। उसके पास जमीन थी, मगर मुंह से शगुन की बातें कम, मौत की बद्दुआएं ज्यादा निकलती थी। कहते हैं वो औलाद ना होने के कारण पागल होती जा रही थी और गांव की औरतों के गर्भ पर नजर रखने लगी थी। कोई गर्भवती होती तो रात में उसके आंगन से किसी के रोने की आवाज आती और कुछ दिनों में वो बच्चा मर जाता। गांव के तांत्रिक शिवलाल बाबा कहते थे, रज्जो अब रानी नहीं, रूह बन चुकी है। चलती फिरती देह के अंदर कुलक्षणी आत्मा है। किसी ने उसकी बात मानी नहीं जब तक बड़की सुगनी मर नहीं गई। सुगनी गांव की सबसे खूबसूरत और सबसे दबी जुबान वाली लड़की थी। वो 4 महीने की गर्भवती थी और एक रात चुपचाप उसकी लाश गांव के उस पेड़ से लटकी मिली, जिस पेड़ के नीचे अब गाड़ा माटी है। कहते हैं रज्जो को रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसका मुंह खून से सना था और कपड़े लहूलुहान थे, मगर उसे जेल नहीं भेजा गया। गांव वालों ने खुद उसकी सजा तय की। जिंदा गाड़ दी गई उसी पेड़ के नीचे। लेकिन मरते वक्त रज्जो ने सिर्फ एक ही बात कही थी, जैसे तुमने मेरा मुंह मिट्टी से बंद किया है, मैं भी तुम्हारी सांसें उसी मिट्टी में खींचूंगी। उसके बाद 50 साल तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। पेड़ के पास कोई नहीं गया। लेकिन फिर 2001 में गांव में एक रोड कटिंग प्रोजेक्ट आया और गाड़ा माटी की खुदाई शुरू हुई। 5 लोग काम पर लगाए गए थे। उनमें से एक लड़का पप्पू, जो अभी नया नया मजदूर बना था, उसने सबसे पहले फावड़ा चलाया। मिट्टी हटते ही एक मटका निकला, सूखा, टूटा सा, लेकिन उसमें अंदर कुछ था। उसने मटका तोड़ा और तभी जमीन से ठंडी हवा निकली। गांव में उस रात बिजली नहीं थी और अगली सुबह पप्पू की लाश गांव के उसी पेड़ से लटकी मिली थी, जिसके नीचे अब फिर से मिट्टी उल्टी पड़ी थी। सिर्फ एक फर्क था, पप्पू के गले में जंजीर थी जो कभी रज्जो महारानी के हाथों में रहा करती थी। अब गांव वाले उसे फिर से महारानी गाड़ा कहने लगे। पप्पू की मौत के बाद गांव में मातम तो था, पर डर उससे बड़ा था। 4 दिन तक किसी ने उधर का रुख नहीं किया। जो मजदूर उस खुदाई में शामिल थे, सबने काम छोड़ दिया। पंचायत ने रोड कटिंग वहीं रोक दी, लेकिन सरकार की टीम को रिपोर्ट भेजनी थी, तो बाहर से एक इंजीनियर और 3 मजदूर लाए गए। ये लोग गांव के डर से अनजान थे। इनमें से एक लड़की भी थी, इशरत परवीन, इंजीनियरिंग कर रही थी और सर्वे के लिए भेजी गई थी। इशरत तेज, निडर और विज्ञान पर भरोसा करने वाली लड़की थी। गांव वालों की बातों को वो अंधविश्वास कहकर हंसती थी। इशरत ने कहा, मिट्टी में भूत नहीं होते, दिमाग में डर होता है हमारे। अगली सुबह वो अपने स्टाफ के साथ फिर से खुदाई के लिए गई। कुदाल चलते ही एक बार फिर से मिट्टी के नीचे कुछ टकराया। इस बार कोई हड्डी नहीं, एक लोहे की सिंदूर दान निकली। इशरत ने उसे उठाया और वो सिंदूर दान अपने आप खुल गया। अंदर सिंदूर नहीं था, बस राख थी और एक टूटी हुई चूड़ी जो किसी वक्त लाल रंग की रही होगी। उसी शाम इशरत के कैमरे में पहली बार एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। मिट्टी में अपने आप हलचल और एक पल को कैमरे के स्क्रीन पर धुंधली सी औरत की छाया। इशरत ने कहा, वीडियो में कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन गांव के पुजारी बाबा रघुनंदन बोले, जिसने मिट्टी खोदी उसी की आंखें अब धंसने वाली हैं। उसी रात इशरत टोले के सरकारी गेस्ट हाउस में अकेली थी। गेस्ट हाउस एक पुरानी हवेली को ही बना दिया गया था और अजीब बात तो ये थी कि उसकी दीवारों पर अभी भी लाल रंग की फटी हुई बिंदी और टूटी चूड़ियां जमी हुई थी, जैसे किसी औरत ने दीवार से सिर टकराया हो। रात के 1:15 बजे इशरत की आंख खुली। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खोला था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, वो भी नंगे पांव के, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। और फिर बत्ती गुल हो गई। इशरत ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तूने मेरी राख छुई है, अब मैं तेरी सांस लूंगी। ये देखकर वो डर के मारे कमरे से बाहर निकली।
गांव वाले दौड़े मगर हवेली के अंदर से एक औरत की चीख आती रही, मगर कोई औरत अंदर थी ही नहीं। अगले दिन इशरत ने ट्रांसफर की अर्जी लगा दी, लेकिन उस अर्जी पर दस्तखत काले सिंदूर से हुए थे। और उसके बाद गांव में फिर कोई लड़की उस गेस्ट हाउस में रात में नहीं रुकी। इशरत के जाने के बाद खुदाई का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पंचायत ने वो इलाका घेर कर बांस की बेरी लगवा दी और रात को वहां दिए जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे मिट्टी अब खुल चुकी है और जो गाड़ा गया था वो अब जमीन के ऊपर सांस ले रहा है। इसी बीच गांव में लौटा एक लड़का गोपाल 5 साल पहले शहर गया था नौकरी करने, लेकिन बाप की तबीयत बिगड़ी तो वो वापस आ गया। गोपाल पढ़ा लिखा था पर अंधविश्वास से दूर नहीं। उसने बचपन से सुना था रज्जो महारानी की कहानी और देखा था पेड़ के पास चुपचाप जलती हुई एक परछाई। वो रात को अक्सर खेतों की ओर निकल जाता था अकेले, कहता कि मैं डर को समझना चाहता हूँ। एक रात वो उसी गेस्ट हाउस के पीछे बैठा बीड़ी पी रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई गाना गा रहा है। ये गाना पुराने जमाने की तवायफे गाया करती थी। सुर में मिठास थी पर साथ ही एक अजीब सी ठंडी हवा और मटमैली खुशबू, जैसे कीचड़ में कोई गुलाब खिला हो। गोपाल उठा और आवाज की तरफ बढ़ा, गेस्ट हाउस की पिछली खिड़की की तरफ। अंदर एक औरत बैठी थी, लाल बनारसी साड़ी में, चेहरा झुका हुआ, बाल घुटनों तक लटके हुए। गोपाल ने पूछा, कौन है आप? औरत ने सिर उठाया, चेहरा दिखा पर आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे गड्ढे और उनमें भरा काला सिंदूर। उसने कहा, मेरे कत्ल में शामिल नहीं था तू, पर मिट्टी तेरे पैर से चिपक चुकी है। ये सुनते ही गोपाल वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोग उसे खोजने निकले तो वो उसी पेड़ के नीचे मिला जिसे लोग अब राजवंशी पीपल कहते हैं। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी पड़ी थी और मुंह से लाल चूड़ियों के टुकड़े निकले थे। गोपाल बच तो गया, लेकिन उस दिन से गूंगा हो गया। और जब डॉक्टर ने उसके गले का एक्सरे लिया तो एक टूटी हुई चूड़ी की नोक उसकी आवाज की नस में अटकी मिली। अब गांव में सब मान चुके थे महारानी गाड़ा लौट आई है, लेकिन एक बात अब तक कोई नहीं जान पाया था, वो सिंदूर दान की राख किसकी थी, वो राख किस औरत की चूड़ियों से मिली थी। और असली सवाल ये था, क्या रज्जो अकेली गाड़ी गई थी या उसके साथ कोई और भी गाड़ा गया था। गोपाल की हालत देखने के बाद गांव पूरी तरह से सन्न हो गया। लोग दिन में भी राजवंशी पीपल की तरफ देखना छोड़ चुके थे। माएँ अपने बच्चों को नाक पर काला टीका लगाकर रखती और सोते वक्त लोरी में कहती, सो जा वरना महारानी आ जाएगी। गाड़ा से निकली छाया अब पांव छूती है वो। इन्हीं दिनों गांव में वापस आई जसुमती। बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था, बस एक गठरी, एक लाठी और माथे पर एक पुरानी काली बिंदी। जसुमती गांव की आखिरी दाई थी जिसने रज्जो महारानी का अंतिम दिन देखा था। उसने चौपाल में सबके सामने कहा, तुम लोग जिसे महारानी गाड़ा कहते हो उसे तुमने कभी समझा ही नहीं। रज्जो अकेली नहीं थी उस रात, उसके साथ एक और आत्मा मरी थी, एक अजन्मा बच्चा। यह सुन गांव वालों ने चौंक कर देखा। जसुमती ने धीरे स्वर में कहा, रज्जो गर्भवती थी और वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि क्रोध से पैदा हुआ था। अब तक गांव में ये बात किसी को नहीं पता थी। जसुमती ने बताया कि महारानी रज्जो को जब गाड़ा गया तब वो छटपटा रही थी, मगर उसका हाथ अपने पेट पर ही था और गाड़ने के बाद भी मिट्टी से कुछ देर तक धड़कनों की आवाज आती रही थी। जसुमती ने आगे कहा, अब जो हो रहा है वो रज्जो नहीं कर रही, ये उसके उस अजन्मे बच्चे की आत्मा है जो कभी पैदा नहीं हुआ लेकिन कभी मरा भी नहीं, जिसका नाम किसी ने नहीं रखा, जिसका मुंह कभी नहीं देखा गया और जिसे लोग अब साया कहने लगे हैं। उस रात जसुमती ने अकेले गाड़ा माटी के पास पूजा रखी। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा पर वो बोली, अगर मैं नहीं गई तो अगला बच्चा इस गांव में सांस नहीं लेगा। सुबह जसुमती की लाठी तो मिली पर उसकी गठरी नहीं। गांव की औरतों ने बताया कि पूजा के बाद उन्होंने जसुमती को पीपल के नीचे कुछ दफन करते हुए देखा था। शायद कोई गठरी थी, शायद वो राख जो सिंदूर दान में मिली थी। लेकिन उसी दिन गांव की एक और औरत राधा, जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसने घर की डेहरी पर उल्टी की, पर उल्टी खून की थी और उसमें एक चूड़ी का टुकड़ा मिला। अब गांव में बच्चा पैदा होने का डर बन चुका था। गर्भ जो जीवन का प्रतीक होता है अब गांव के लिए श्राप बन गया था। गांव अब सन्नाटे का इलाका बन चुका था। जहां पहले शाम को चौपाल लगती थी अब वहां बस हवा चलती थी।
और उस हवा में मिट्टी की नहीं, सड़ी हुई मेहंदी की गंध आती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम किशुन काका, जो खुद रज्जो के समय के थे, उन्होंने पहली बार अपनी जुबान खोली। उन्होंने कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये रूह नहीं, ये तो बंधी हुई संतान है, एक अधूरा जन्म जिसे कभी दुनिया ने अपनाया नहीं। राम किशुन काका की बात पर ध्यान देने के अलावा अब किसी के पास कोई चारा भी नहीं था। राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर रात उसके घर में कोई पायल पहन के चलता सुनाई देता, पर जमीन पर कोई नहीं होता। और फिर 3 रात के बाद राधा की नींद में चीखें निकलने लगी। वो अपने पेट को पकड़े पकड़े चिल्लाती, मिट्टी में कोई लात मार रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी में धंस रहा है। गांव की औरतें इकट्ठा हुई। जसुमती की जगह अब पुरानी तांत्रिकनी भवानी माई को बुलाया गया। भवानी माई कभी गांव छोड़कर गोरखपुर के जंगल में जा बसी थी, जहां कहा जाता है कि वो मुर्दों से बात करती हैं। भवानी माई आई और सीधे राधा के पेट पर हाथ रखा। उनकी आंखें पलट गई और वो बोली, ये बच्चा सांस नहीं ले रहा, ये किसी और की सांस खा रहा है। गांव के बाहर राजवंशी पीपल के नीचे उसी रात भवानी माई ने तंत्र विधान किया। 4 नींबू, 7 चूड़ियां और सिंदूर दान की राख एक मिट्टी के कांच में रखी गई। मगर जैसे ही विधि पूरी होने को आई, मिट्टी हिलने लगी। सामने की जमीन उभर उठी जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो, और तभी एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। कमजोर, टूटी फूटी आवाज, मगर वो रज्जो की नहीं थी। भवानी माई पीछे हट गई। उसने गांव वालों से कहा, तुमने एक औरत को गाड़ा था, लेकिन जो अंदर से निकला है वो अब औरत नहीं रहा, वो एक भूखा अजन्मा बच्चा है, बिना नाम, बिना शक्ल, लेकिन माँ के श्राप के साथ पैदा हुआ। अब उसे बस माँ की कोख चाहिए, वो किसी की भी हो। राधा की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी और उसके सपने में अब एक ही नाम गूंजने लगा था, जैसे उसने कभी भी नहीं सुना था, राघेसरा। गांव की जुबान पर अब नया नाम था, एक ऐसा नाम जो किसी ने नहीं रखा था, जो खुद मिट्टी ने जन्म दिया था। और अब गांव के हर घर में खिड़कियां भीतर से बंद होने लगी थी। शाम के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता। औरतें अपने बालों को कसकर बांधती, क्योंकि कहा जाने लगा कि राघेसरा औरतों के खुले बालों से अपनी माँ को पहचानने की कोशिश करता है। राधा की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी को पहचानती नहीं थी। वो दिन में सोती और रात को जागती, और जागकर दीवार पर मिट्टी से केवल एक ही नाम लिखती, माँ रज्जो। भवानी माई ने अब आखिरी उपाय सोचा। उसने राधा को गांव से बाहर ले जाने की बात की, पर जैसे उसे बैलगाड़ी पर लेटाया गया, राधा के पेट पर खुद ब खुद नीले निशान उभरने लगे, ऐसे जैसे किसी बच्चे ने भीतर से नाखून मारे हों। और तभी बैलगाड़ी के नीचे की धूल उड़ने लगी और मिट्टी के टुकड़ों से वही गीत गूंजा जो कभी रज्जो गाया करती थी। बैल कांपने लगे, गाड़ी उलट गई और राधा का शरीर वहीं जमीन पर गिरा। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसे कोई छू भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वो राघेसरा की कोख बन चुकी थी। गांव में उस दिन के बाद से एक एक कर सभी गर्भवती औरतें बेहोश होने लगी। कुछ के सपनों में एक गड्ढा दिखाई देता जिसमें कोई बच्चा बैठा होता और कहता, माँ की जगह बता दो, मैं किसी और में जन्म ले लूंगा। फिर एक बुजुर्ग ने बताया कि जब रज्जो जवान थी तो उसने प्रेम किया था एक ठाकुर जमींदार से, लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो ठाकुर ने उसे डायन कहकर मिट्टी में जिंदा गाड़ने का हुक्म दे दिया। और गांव वालों ने आदेश माना, क्योंकि वो ठाकुर का ही गांव था और रज्जो एक नाचने वाली। और अब वही गांव हर दिन किसी न किसी की मिट्टी खुद ब खुद खोदता रहता है। खेतों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते, ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा जमीन से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक रात राधा को लेबर पेन शुरू हुआ। गांव की सभी औरतें चौकन्ना थी। भवानी माई साथ थी, लेकिन जैसे ही बच्चा निकलने को आया, कमरे की सारी बत्तियां अपने आप बंद हो गई। मिट्टी की गंध, पायल की आवाज और दीवारों पर बिंदी के धब्बे फैलने लगे। राधा की चीख गूंजी और उसके साथ ही एक बच्चे की हंसी भी सुनाई दी। लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो कर्कश थी, बेजुबान और गीली मिट्टी से भरी हुई। और जब दिया वापस जल गया, राधा की कोख खाली थी, लेकिन पास ही दीवार पर एक नवजात के पांव के निशान थे जो रेंगते हुए बाहर जा रहे थे। अब गांव जान चुका था, राघेसरा जन्म ले चुका है, लेकिन गोद में नहीं, गड्ढे में। राधा का बच्चा कभी नहीं मिला, लेकिन अब गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। वो बच्चा अब राघेसरा बन चुका था और उसने अब पूरी तरह से गांव के भीतर अपनी जगह बना ली थी। बच्चों के खेलने की आवाजें गायब हो गई। बैल, गाय और घोड़े
सब एक अजीब घबराहट में थे। सारा गांव डर के साए में जीने लगा था और कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना कौन होगा। राधा की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, बस खामोशी से दीवारों को घूरती रहती। उसकी आंखों में वही गहरे गड्ढे दिखने लगे थे जैसे रज्जो की आंखों में थे जब उसे जिंदा गाड़ा गया था। वो अब अपनी कोख में ना एक इंसान, ना ही कोई रूह, बल्कि राघेसरा को महसूस करती थी। एक अजनबी लेकिन अपना सा, जिसे वो बचाने की कोशिश करती। लेकिन वो अब अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आया था। गांव के कुछ लोग अब तय कर चुके थे कि उन्हें इस श्राप से छुटकारा पाना ही होगा, पर जसुमती की बातें याद आते ही वे फिर से डर के मारे कांप जाते थे। भवानी माई ने कुछ महीनों पहले ही कहा था, जो रज्जो की कोख में था वही गाड़ा गया था, और जो गड़ा था वो अब लाश नहीं बन सकता। अब वो भूत नहीं बल्कि एक देवता बन चुका है। तुम अगर उसका सामना करोगे तो सिर्फ उसकी पूजा करोगे, क्योंकि उसकी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ से जुड़ी हुई है। फिर एक दिन गांव में एक औरत, कांति, जो खुद गर्भवती थी, वो गाने की आवाज सुनकर खेतों में चली गई। गांव वालों ने उसे देखा और उसे पुकारा, लेकिन कांति ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और एक गहरे गड्ढे की ओर बढ़ी। अचानक एक तेज हवा आई, सभी दौड़े और देखा कांति वही गड्ढे में गिरी हुई थी, मगर उसका पेट पूरी तरह से चिपक चुका था और उसके गर्भ से एक मिट्टी से सनी बच्ची बाहर आई थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में वही चूड़ियां थी जो कभी रज्जो की थी। वो बच्ची रोते हुए माँ माँ कह रही थी, लेकिन आवाज राघेसरा की थी और कांति की आंखें अब खो चुकी थी। उसकी आंखों में वही गहरे गड्ढे उभर आए थे। भवानी माई ने देखा और कहा, अब यही बच्चा तुम्हारे सबके बीच होगा। वो रज्जो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा और बाप का खून उसमें है। राधा ने अब आखिरी बार गांव से बाहर जाने की सोची, लेकिन जब वो बाहर निकली तो सारा गांव जैसे एक साथ डर के साये में था। राधा की आंखों में भी एक शांति थी, लेकिन वो शांति नहीं थी, वो राघेसरा का गुस्सा था जो अब महारानी गाड़ा के पास था। और तभी राघेसरा की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने मुझे गाड़ा था, अब मैं तुम्हें मिट्टी में छिपा दूंगा। गांव के दिल में अब एक अजीब सी खामोशी समा गई थी। हर आदमी, औरत, बच्चा सब डर के साए में जीने लगे थे। जैसे ही रात होती, गंगा के किनारे से लेकर राजवंशी पीपल तक सिर्फ खौफ और अजीब सा संगीत सुनाई देता था। वो संगीत अब सिर्फ राधा के घर से नहीं बल्कि पूरे गांव से गूंजता था। एक पुरानी रज्जो की तान जिसमें दर्द और बदला दोनों समाहित थे। गांव को अब लगने लगा था कि राघेसरा अब पूरी तरह से राजवंशी पीपल में समा चुका है। उसकी आत्मा और बदला अब एक हो चुके थे। फिर एक रात भवानी माई ने आखिरी तंत्र विधान की तैयारी की। राधा को लेकर वो पीपल के पास आई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अब डर से उनकी आंखें जड़ हो चुकी थी। कभी वो एक गांव था, लेकिन अब बस खौफ की कहानियां और मिट्टी की गंध रह गई थी। भवानी माई ने राधा से कहा, अब तुम्हारी तकदीर का फैसला तुम्हारे हाथों में है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि राघेसरा और रज्जो की है। तुम्हारी कोख ही उसका घर है, लेकिन क्या तुम उसे फिर से मिट्टी में गाड़ने की हिम्मत रखती हो? राधा, जो अब पूरी तरह से राघेसरा की कैदी बन चुकी थी, उसने अपनी आंखों से एक अजीब सा इशारा किया। वो खुद को जमीन में गाड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी। वो हवा जो कहीं और से आ रही थी और किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी, जैसे रज्जो और राघेसरा दोनों एक साथ चीख रहे हों। भवानी माई ने तंत्र मंत्र में तड़पते हुए मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राजवंशी पीपल से एक धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से एक गहरा चेहरा उभर आया। वो वही चेहरा था जो रज्जो का था, लेकिन साथ में राघेसरा का चेहरा भी था। उनकी आंखें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और वो कुछ बोल रहे थे, मगर आवाज अब जमीन के नीचे से आ रही थी। सभी की सांसें थम गई और तभी सारा वातावरण चुप हो गया। आधी रात के समय में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। राजवंशी पीपल का एक हिस्सा टूट कर गिरा और उसके नीचे एक कटा हुआ शव निकला, रज्जो का शव। लेकिन वो शव अब राघेसरा के रूप में बदल चुका था। भवानी माई और राधा दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ था जैसे गांव ने कभी नहीं सोचा था। राजवंशी पीपल के नीचे एक नई आत्मा समा चुकी थी, जो अब शांति के साथ गांव को छोड़ने के लिए तैयार थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे, राघेसरा की आत्मा को आखिरकार अपनी मां का आशीर्वाद मिल गया था और रज्जो की यात्रा यहीं पर खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पीपल के ऊपर पड़ी, गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन अब भी उन गलियों में और उस पीपल के नीचे एक हल्की सी मुस्कान महसूस होती थी, जो कभी राघेसरा और रज्जो की थी। गांव में अब कोई डर नहीं था,
लेकिन हर किसी की आंखों में एक सवाल था, क्या यह कहानी सच है या बस एक पुरानी कथा है? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैंने आपके अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि साउंड इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं पहले जैसा ही लगाऊंगा। तो अगर आपको सेम इसी स्टाइल में और इसी तरीके से अगर कहानियाँ पसंद है तो आप कमेंट में यस लिखना कि हाँ भाई आप कंटिन्यू करो। तो मैं फिर आगे की जो भी कहानियाँ होंगी मैं इसी स्टाइल में और इसी एडिटिंग में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए गाइज, और बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग करने में हालत ख़राब हो जाती है। कभी मैं आप लोगों के साथ बिहाइंड द सीन भी शेयर करूँगा। तो ये दूसरी कहानी शुरू होती है बिहार के सीमावर्ती इलाके के एक छोटे से गांव गोंडापुर से, जहां आज भी बिजली के खंभों से ज़्यादा पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। गांव की गलियां इतनी संकरी कि एक साइकिल भी निकालो तो दूसरी दीवार से टकरा जाए। इसी गांव के आखिरी छोर पर थी एक वीरान हवेली, जिसे लोग लोटन बाई की कोठी के नाम से जानते थे। किसी ने आज तक उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। कहते थे कि रात को वहां अजीब सी गंध आती है, जैसे चिता की अधजली लकड़ियां। हवेली के सामने से गुजरते वक्त हर किसी के पांव अपने आप तेज हो जाते थे। छोटे बच्चे तो उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। लोगों के बीच ये किस्सा चलता था कि करीब 70-80 साल पहले इसी गांव में लोटन बाई नाम की एक औरत रहती थी। कौन थी, कहां से आई थी, इसका किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। पर कहते हैं उसके चेहरे पर इतनी मोहक मुस्कान थी कि देखने वाला बिना मंत्र मुग्ध हुए रह ही नहीं सकता था। पर उसकी हंसी में कोई ऐसी बात थी जो सुनने वाले के रगों में बर्फ जैसा डर जमा देती थी। लोटन बाई का असली चेहरा तो तब सामने आया जब गांव के जवान लड़के रात को गायब होने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब भी कोई लड़का लापता होता, लोग उस हवेली के पास उसकी चप्पलें, उसकी पगड़ी या उसका टूटा हुआ चश्मा पाते। गांव में सनसनी फैल गई थी। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि लोटन बाई कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक डायन थी जो जवान मर्दों की जवानी चूस कर खुद को जवान रखती थी। लेकिन कोई भी सामने से लोटन बाई का नाम नहीं लेता था। कहते थे उसका नाम जपा तो वो कानों से सुन लेती है और फिर उसकी आंखों से बचना नामुमकिन है। लोग डर के मारे लोटन बाई की हवेली के रास्ते से सूरज ढलने से पहले ही अपने घर लौट आते थे। गांव के बुजुर्गों ने तय कर लिया था कि हवेली के आसपास की जमीन को बंजर घोषित कर दिया जाए ताकि कोई वहां भूले से भी न जाए। पर कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था, राजकुमार। उम्र यही कोई 22 साल। लंबा चौड़ा कद, मेहनती और जरा अक्खड़ स्वभाव का। वो इन कहानियों को बस बुजुर्गों का वहम समझता था। अरे क्या बकवास करते हो सब, कहाँ की लोटन बाई, कहाँ की डायन। अरे कुछ होता ना तो कब के पुलिस वाले अफसर लोग देख लेते। राजकुमार दोस्तों के बीच हंसते हुए अकड़ता फिरता। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। रात भर जागरण, भजन और स्टॉल। पूरा गांव मेले में उमड़ पड़ा था। राजकुमार ने भी तय कर लिया कि आज वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सब उसे मानेंगे। आज रात मैं हवेली के सामने जाके बैठूंगा, देखूंगा कि कौन है लोटन बाई। सब फालतू बातें हैं, मैं लौट कर सबको बताऊंगा कि डर जैसा कुछ नहीं होता। सबने उसे रोका, समझाया। बूढ़ी दादी ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, बेटा कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है, तू मत जा। लेकिन जवानी के जोश में राजकुमार ने किसी की ना सुनी। रात के करीब 11 बजे जब पूरा गांव सोने चला गया, राजकुमार एक टॉर्च और बीड़ी का बंडल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, धुएं और जली लकड़ियों की। पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर राजकुमार अडिग था। हवेली के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी जैसे खुद ब खुद मंद पड़ गई। बीड़ी जलाते हुए वो हवेली के दरवाजे पर बैठ गया। समय बीतता गया, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो राजकुमार ने जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ है तेरी लोटन बाई, बुलाओ उसे, देखूं तो सही मैं। उसकी आवाज हवेली के अंदर गूंज कर रह गई। चारों ओर सन्नाटा। फिर अचानक हवेली के गेट की चरमराहट सुनाई दी, मानो कोई बहुत धीरे धीरे उसे खोल रहा हो। राजकुमार की बीड़ी उसके होठों से गिर पड़ी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा एक औरत का धुंधला सा साया झूलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लंबे बाल, झूलती साड़ी और पैरों में उल्टी दिशा में मुड़े हुए पंजे।
राजकुमार का गला सूख गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, पर अब भागना भी आसान नहीं था। वो औरत करीब आई। उसकी आंखों से जैसे कोई अदृश्य धुआं निकल रहा था। एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। आए हो, बुलाया था ना मुझे। अब कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 सुइयां कान के पर्दे में चुभ रही हो। राजकुमार ने जैसे तैसे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे और वो साया अब एकदम उसके सामने था, वो भी मुस्कुराते हुए। राजकुमार की सांसें अब जैसे किसी ने मुट्ठी में बांध ली थी। उसके बदन से पसीना झर रहा था, पर वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। सामने खड़ी लोटन बाई अब और भी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें कोरे सफेद, बिना पुतलियों के, और चेहरा ऐसा जैसे महीनों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। तूने बुलाया था ना मुझे, अब भाग क्यों रहा है? आ, मेरे पास आना। लोटन बाई की आवाज गूंजती रही। अचानक उसके लंबे नाखूनों वाले हाथ राजकुमार की गर्दन के इर्द गिर्द लिपटने लगे। ठंडी बर्फीली उंगलियां उसकी चमड़ी को चीरती सी महसूस हो रही थी। राजकुमार ने जान बचाने के लिए खुद को झटका और किसी तरह अपने पैर खींचकर वहां से भागा। उसकी टॉर्च वहीं गिर गई थी। अंधेरे में भागते हुए वो कई बार गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन जान की बाजी थी, रुक नहीं सकता था। गांव के अंदर पहुंचते ही वो सीधे अपने घर की चौखट पर गिर पड़ा। उसके माँ बाप, जो राजकुमार के इंतजार में जाग रहे थे, उसे उठाकर भीतर लाए। राजकुमार का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। पंडित जी को बुलाया गया, ओझा को बुलाया गया, लेकिन राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, लोटन बाई मुस्कुराती है, मुझे बुला रही है। तीसरे दिन बिना कोई चेतावनी दिए राजकुमार ने अचानक अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। गांव में सबकी रूह कांप गई। अब ये बात साफ हो चुकी थी, लोटन बाई सिर्फ किस्सा नहीं थी, वो हवेली में अब भी जिंदा थी, और जो भी उसे चुनौती देता वो कभी वापस सही सलामत नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हवेली के रास्ते पर एक पत्थर की बड़ी दीवार बना दी जाए, ताकि कोई उस ओर जाने की हिमाकत न करे। पर किस्मत को कौन बदल सकता है। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने अभी हवेली के गेट के पास किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनी थी, एक मधुर पर खून जमा देने वाली लोरी। और अब गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हर किसी के चेहरे पर एक अदृश्य साया मंडराता दिखता था। दिन ढलने से पहले ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। पीपल के पेड़ों की सरसराहट भी अब किसी अज्ञात खतरे के फुसफुसाहट सी लगती थी। पर गांव में एक और आदमी था, राम किशन चौधरी, जो खुद को बहुत बहादुर मानता था। उम्र थी यही करीब 40 साल और गांव का चौकीदार था। उसने भी तय कर लिया कि वो इस डर की हवा को खत्म करेगा। अरे गांव वालों, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, डर से ही सब बीमारी फैलती है। राम किशन ने पंचायत में ऐलान कर दिया, मैं आज रात उस हवेली के दरवाजे पर दीपक जलाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो अपने हाथ से अपनी मूंछ कटवा दूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राम किशन का फैसला पत्थर की लकीर था। उसी रात राम किशन ने एक दिया लिया, एक डंडा लिया और निकला हवेली की ओर। रास्ते में पुरानी हवा की आवाजें और कुत्तों का दूर दूर तक रोना उसे विचलित कर रहा था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं था। हवेली के गेट के पास पहुंचकर उसने दीपक जलाया। हवा इतनी तेज थी कि दीपक बार बार बुझने को होता, लेकिन राम किशन बार बार उसे सुलगाता रहा। तभी हवेली के अंदर से एक अजीब सी धुन बजने लगी, ना तो वो पूरी तरह से गाना, ना पूरी तरह से कोई चीख। राम किशन ने सोचा कि कोई जानवर होगा या शायद हवा का खेल। वो सीना चौड़ा कर वहीं बैठ गया। धीरे धीरे धुन तेज होती गई, जैसे कई औरतें एक साथ कोई भजन गा रही हो। राम किशन के माथे पर पसीना छलक आया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया, चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। राम किशन ने डंडा कसकर पकड़ा और टॉर्च जलाने की कोशिश की। टॉर्च ने एक पल के लिए रोशनी दी और उसी पल उसने देखा सामने की दीवार पर साया। एक नहीं, तीन नहीं, दर्जनों साए, सब लंबे बालों वाले, सफेद साड़ियों में लिपटे हुए, अजीब टेढ़ी गर्दन वाले। बीच में खड़ी थी वही लोटन बाई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसने और भी आत्माओं को अपने साथ बांध लिया था। राम किशन के मुंह से चीख भी नहीं निकली, उसके पैर कांपने लगे। टॉर्च हाथ से गिर गई। वो अंधेरे में भागा, गिरा, चिल्लाया, लेकिन हवेली के गेट से बाहर नहीं आ सका। सुबह जब गांव वालों ने ढूंढने की हिम्मत की
तो राम किशन का शव हवेली के दरवाजे पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा डर से काला पड़ चुका था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान जमी हुई थी, वैसी ही मुस्कान जैसी लोग लोटन बाई के बारे में सुनते आए थे। उस दिन के बाद गांव के हर छोटे बड़े बच्चे को सख्त हिदायत दे दी गई कि हवेली के रास्ते भी मत भटकना। अब वो जगह सिर्फ लोटन बाई और उसकी परछाइयों की थी। और फिर इसी तरह समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते रहे, लेकिन लोटन बाई की हवेली जस की तस खड़ी रही। पुरानी दीवारें और टूटी छतें मौसम की मार से सड़ चुकी थी, लेकिन जो चीज वहां सबसे जिंदा थी वो था उसका डर। गांव में अब नई पीढ़ी भी आ गई थी। पढ़े लिखे लड़के, मोबाइल, ट्रैक्टर, नए मकान, सब कुछ बदल रहा था, मगर हवेली तक जाने वाली पगडंडी आज भी वैसी ही वीरान थी। फिर एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, प्रोफेसर शशांक त्रिपाठी। शहर से आया था, रिसर्चर था, लोक कथाओं पर काम कर रहा था। उसे जब लोटन बाई की कहानी के बारे में पता चला तो उसकी रुचि बढ़ गई। तो एक दिन उसने गांव वालों से हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो लोक कथाओं का हिस्सा है बस। पर गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बाबूजी, रिसर्च के चक्कर में जान मत जोखिम में डालिए, जो कुछ भी वहां है उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। पर प्रोफेसर नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वो खुद रात को हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि असली सच्चाई क्या है। रात का वक्त चुना गया। प्रोफेसर अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर और एक डायरी लेकर निकला। गांव वालों ने दूर से देखा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। चांदनी रात थी। हवेली के पास पहुंचते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। दीवारों पर उगाई काई और टूटी खिड़कियों के बीच से हवेली अब भी जिंदा लग रही थी। प्रोफेसर ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, तो दोस्तों, मैं इस वक्त गोंडापुर गांव की सबसे प्रेत बाधित हवेली के भीतर हूँ। मेरे पीछे ये जो दरवाजा है, जहाँ से लोग कहते हैं कि लोटन बाई की आत्मा आती है, आपको क्या लगता है? चलिए इसकी सच्चाई देखते हैं। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर पहला कदम रखा, कैमरे का स्क्रीन ब्लर होने लगा। रिकॉर्डर में हल्की हल्की सरसराहट आने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा हो। अंदर पूरा हॉल सड़ चुकी लकड़ियों और नमी की बदबू से भरा था। प्रोफेसर ने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी फेंकी। तभी उसे एक कोना दिखा। वहां एक टूटी हुई झूला कुर्सी थी, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रही थी। प्रोफेसर ने जैसे ही कैमरा उस ओर किया, अचानक सामने दीवार पर एक छाया बन गई। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, झुका सिर और धीमी धीमी मुस्कान। ये देख प्रोफेसर ठिठक गया। उसने फिर कैमरा संभाला और कहा, मुझे डर नहीं लगता, अगर कोई आत्मा है तो सामने आए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। प्रोफेसर ने बिजली की तेजी से मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब हवेली का माहौल बदल गया था। तापमान गिरने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा। रिकॉर्डर में साफ आवाज आने लगी, आए हो, अब लौटोगे नहीं, क्योंकि तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। इसके बाद कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि प्रोफेसर की जीप हवेली के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। हवेली के गेट पर एक नई लकीर बनी हुई थी, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोचा हो। प्रोफेसर त्रिपाठी का कोई सुराग कभी नहीं मिला। कैमरा और रिकॉर्डर जरूर मिले, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मिली उसमें बस एक ही चीज थी, एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे चीख में बदलती जा रही थी। दोस्तों, आज भी अगर कोई रात को गोंडापुर के पुराने रास्ते से गुजरता है तो हवेली की ओर से एक लोरी की आवाज आती है। लोरी जो कभी मासूम लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा अभी अपने अगले शिकार की तलाश में झूल रही है वो। और उस लोरी की हर धुन के बीच एक ही नाम गूंजता है, लोटन बाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर इसमें साउंड इफेक्ट्स और वो सारी चीजें आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आगे की कहानियां भी इसी तरह प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स के साथ हों तो कमेंट करना, आगे से मैं ऐसी ही स्टोरीज लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। ये घटना सन 1932 की है, जब गांव में अभी भी बिजली नहीं पहुंची थी और लोग ढिबरी या मशाल के सहारे रातें गुजारते थे। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव निवारी में एक अजीब सा नियम था।
कोई भी शादी आधी रात के बाद पूरी नहीं होनी चाहिए। गांव में ये नियम पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन कोई इसकी असली वजह नहीं जानता था। बस इतना कहा जाता था कि जो इस नियम को तोड़ेगा वो बच नहीं पाएगा। राजकुमार, पड़ोसी गांव का अमीर जमींदार, इसी गांव में ब्याह रचाने आया था। उसने इन बातों को बकवास समझा। अगर शादी आधी रात के बाद हो तो क्या होगा? कोई भूत आकर मुझे खा जाएगा क्या? वो हंसते हुए बोला। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा तुम नहीं जानते, यहाँ आधी रात के बाद एक छाया चलती है, जो इसे देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। राजकुमार ने इसे एक पुरानी लोक कथा समझा और बात को टाल दिया। शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन बारात लेट पहुंचने के कारण कुछ काम बाकी रह गए। गांव वालों ने कहा कि आधी रात से पहले शादी पूरी कर लो, लेकिन राजकुमार बोला, जब मैं कहूंगा तब फेरे होंगे। घड़ी की सुई 12 पर पहुंच गई। जैसे ही गांव में पहले सियार की चीख गूंजी, हवा अचानक ठंडी हो गई। ढिबरियां टिमटिमाने लगी, जैसे कोई हल्की आंधी चल रही हो। अब बहुत देर हो गई है, अब बच पाना मुश्किल है, किसी बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा। तभी गांव की सीमा से एक अजनबी औरत धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ने लगी। उसका घूंघट बहुत लंबा था, जिससे चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हों। पास आते ही ठंडी बदबू का झोंका आया, जैसे मरे हुए जानवरों की गंध। रुको, कौन हो तुम? एक बूढ़े पंडित ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो औरत बिना रुके आगे बढ़ती गई। राजकुमार हंसते हुए बोला, अरे ये कोई गांव की औरत होगी, इतने घबराए हुए क्यों हो आप लोग? तभी वो औरत मंडप के बीच में आकर रुक गई। राजकुमार ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, आंखें पूरी काली थी, कोई पुतली नहीं थी उसकी आंखों में। होठों के कोनों तक फटी हुई मुस्कान थी, नाक के छिद्र से सूखी काली धूल गिर रही थी। मुझे मेरी मांग चाहिए, उसने एक भयानक और गहरी आवाज में कहा। कौन सी मांग? राजकुमार ने हकलाते हुए पूछा। औरत धीरे से मुस्कुराई और आगे बढ़कर राजकुमार के माथे पर हाथ रखा। राजकुमार की जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब अंधेरा हो गया। राजकुमार की चीख के बाद मंडप में बैठी औरतें दहशत में उठ खड़ी हुई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जलती हुई मशालें एक एक करके बुझने लगी। गांव का पंडित जो मंत्र पढ़ रहा था घबराकर पीछे हटा और कांपती हुई आवाज में बोला, ये कोई सामान्य औरत नहीं है, ये तो। उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उस घूंघट वाली औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। पंडित की आंखें अचानक सफेद हो गई, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई हो। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, वो भी मरा हुआ। भगवान की कसम, ये पिशाचिनी है, गांव के बुजुर्गों में से एक ने चिल्लाया। लेकिन राजकुमार जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसके माथे पर जहां टीका था वहां अब गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से उसे दाग दिया हो। तभी पिशाचिनी ने अपने नुकीले काले नाखूनों से अपनी हथेली को धीरे धीरे चीर दिया। गाढ़ा काला खून टपकने लगा। उसने वो खून अपनी मांग में लगाया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब मेरी मांग पूरी हो गई। उसकी आवाज दूर से आती लग रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं की गहराइयों से। बारात में आए लोग अपने होश हवास खो बैठे थे। कुछ जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे, तो कुछ सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। लेकिन तभी पिशाचिनी ने धीरे से अपना सिर उठाया और पूरे गांव को घूर कर देखा। मेरी शादी हुई है तो अब सुहाग रात भी तो होगी। ये कहते ही वो हवा में तैरने लगी और राजकुमार का शरीर अचानक झटके खाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ खींच रही हो। राजकुमार की दुल्हन सुधा, जो अब तक कुछ समझ नहीं पाई थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो मेरे पिया को, छोड़ दो मेरे पिया को। लेकिन पिशाचिनी हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब तक चुप खड़े थे, कांपती आवाज में बोले, इसे रोको, वरना राजकुमार की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कैसे? गांव में हाहाकार मच गया। राजकुमार का शरीर अब अधर में लटक रहा था, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे बचा लिया जाए।
गांव के बुजुर्ग जो अब तक सहमे खड़े थे कांपती आवाज में बोले, इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, शमशान की अग्नि। लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। शमशान की अग्नि? गांव के दक्षिण कोने में एक पुराना उजाड़ शमशान था जहां कहा जाता था कि जलती हुई चिताएं कभी बुझती ही नहीं थी। वहां की राख तक ठंडी नहीं होती थी, पर कोई उस जगह जाता नहीं था क्योंकि वहां रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। गांव के दो साहसी युवक रघु और माधव जल्दबाजी में मसाले लेकर शमशान की ओर दौड़ पड़े। रास्ता घना और अंधेरे में डूबा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन उनके पैरों तले हिल रही हो। शमशान पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां सच में एक चिता जल रही थी। ये कैसे हो सकता है भाई? माधव ने कांपती आवाज में बोला। लेकिन रघु ने बिना वक्त गवाए जलती हुई लकड़ी उठाई और माधव से कहा, जो भी हो हमें जल्दी करना होगा, हमें राजकुमार को बचाना होगा। लेकिन तभी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई। दोनों ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक अधजला इंसान खड़ा था। शमशान की आग शमशान में ही रहने दो, वो भयानक स्वर में बोला। रघु और माधव की रूहें कांप उठी, लेकिन हिम्मत बांधकर वे चिता से जलती हुई लकड़ी लेकर उल्टे पांव भागे। पीछे से वो अधजला आदमी जोर जोर से हंस रहा था। अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है, भाग, कितना भागेगा? गांव लौटते ही उन्होंने देखा पिशाचिनी ने अब राजकुमार को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उसके होठों पर एक काली लकीर उभर आई थी और उसकी छाती के पास एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया, शमशान की अग्नि से इसे जलाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रघु और माधव ने हिम्मत जुटाकर मशाल को पिशाचिनी की ओर फेंका। आग ने जैसे ही पिशाचिनी को छुआ, उसकी डरावनी चीख से पूरा गांव गूंज उठा। लेकिन क्या ये अंत था? चीख ने पूरे गांव को झंझोर दिया था। वो तड़प रही थी। उसका काला धुआंधार शरीर अब जलने लगा था, लेकिन राजकुमार अभी भी बेहोश था। लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी पिशाचिनी की जलती हुई आंखें लाल हो गई और उसने अपने हाथ से आग को हवा में उछालकर बुझा दिया। ये देख पूरा गांव सन्न रह गया। पिशाचिनी की जलती हुई चमड़ी धीरे धीरे फिर से सही होने लगी। वो हंसते हुए बोली, तुम समझते हो कि आग से मुझे खत्म कर सकते हो? मूर्ख हो तुम सब। गांव के लोग अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। उन्होंने जो सबसे बड़ा अस्त्र सोचा था वो भी काम नहीं आया। पिशाचिनी आगे बढ़ी और बोली, राजकुमार अब मेरा है, उसे बचाना है तो मेरी आखिरी शर्त माननी होगी। तो एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? पिशाचिनी ने जमीन पर अपने नुकीले नाखून घुमाए और धीरे से बोली, गांव का कोई एक आदमी अपने इच्छा से मेरे पास आए अपनी जान देने के लिए। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुनकर। गांव का कोई एक आदमी अपनी जान देगा? गांव वालों में खलबली मच गई। कोई किसी की ओर देख रहा था, कोई रोने लगा था तो कोई बुदबुदा रहा था। ये कैसी शर्त है? कौन अपनी जान देगा? तभी भीड़ के बीच से एक औरत आगे आई। मैं जाऊंगी। ये सुनकर सभी की नजरें उस पर टिक गई और वो थी राजकुमार की माँ। गांव वाले सन्न रह गए। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शांत भाव से आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरी जान देने से मेरा बेटा बच सकता है तो मैं ये शर्त मंजूर करती हूँ। पिशाचिनी की आंखों में चमक आ गई। स्वीकार है। राजकुमार की माँ ने सिर झुका दिया। पिशाचिनी जोर से हंसने लगी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और जमीन कांप उठी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमार की माँ पिशाचिनी के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। पूरा गांव सन्न रह गया था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजकुमार अभी बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान दोगी तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा। राजकुमार की माँ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अगर यही मेरी तकदीर है तो मुझे मंजूर है। पिशाचिनी ने जमीन पर अपना काला जला हुआ हाथ घुमाया। अचानक जमीन फटने लगी और वहां एक गहरी खाई बन गई। उस खाई से गहरी लाल चमक निकल रही थी, जैसे वहां कोई दूसरी दुनिया हो। इसमें कूद जाओ और तुम्हारा बलिदान पूरा हो जाएगा। गांव वालों की चीखें निकल गई। कुछ लोगों ने राजकुमार की मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी घंटियों की आवाज गूंजने लगी।
ये सुन पूरा माहौल हिल गया। पिशाचनी ने गुस्से में चीखा, ये किसने किया है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव का सबसे बूढ़ा पुजारी मंदिर के घंटे को बजा रहा था। पिशाचनी गुस्से में कांपने लगी। गांव का मंदिर उसे सबसे ज्यादा नापसंद था। पुजारी चिल्लाया, ये गांव श्रापित नहीं है, बल्कि ये तेरा पाप है जो इसे सताता रहा है। लेकिन पिशाचनी, अब तेरा अंत आ गया है। पुजारी ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए सीधा पिशाचनी की ओर फेंक दिया। लकड़ी पिशाचनी के सीने पर लगी और इस बार वो सच में जलने लगी। पिशाचनी की चीखों से पूरा गांव कांपने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसका काला शरीर राख में बदलने लगा। खाई से उठ रही लाल रोशनी भी धीमे पड़ गई। पिशाचनी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी काली आंखें धीरे धीरे बुझने लगी और फिर वो एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। इसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया। राजकुमार की सांसें वापस तेज होने लगी। राजकुमार की मां भागते हुए उसके पास गई और उसे उठाया। बेटा, बेटा उठो, तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो जीवित था। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े श्राप से मुक्त हो चुके थे। लेकिन जब लोगों ने पीछे देखा तो मंदिर का पुजारी वहीं जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि पिशाचनी को हराने के लिए उसे अपने प्राण देने पड़े थे। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। आज गांव की रक्षा हो चुकी थी, लेकिन एक सच्चे साधु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लोगों ने पंडित जी का अंतिम संस्कार किया। गांव अब पूरी तरह से ठीक था, लेकिन गांव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद से गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन कभी कभी रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं, जैसे कोई आज भी उस पिशाचनी को दूर रख रहा हो। तो आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। गांव खैरपुर अपनी शांति और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव की एक सच्चाई थी जिसे हर कोई तो जानता था, मगर कोई जाहिर नहीं करता था। क्योंकि हर साल एक दिन अमावस की रात को गांव की कच्ची सड़क पर एक बारात गुजरती थी, और उस बारात के गुजरते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और मंदिर के घंटों की आवाज तेज कर दी जाती थी, क्योंकि ये बारात किसी इंसान की नहीं बल्कि भूतों की थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी कि वो बारात। कहा जाता था कि आज से करीब 60 साल पहले यहाँ एक शादी हो रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी बारात मौत के मुंह में समा गई। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ था। बस इतना सुना गया था कि दूल्हे की मां की भयानक चीखें हवेली के हर एक कोने में गूंज उठी थी, और जब सुबह हुई तो हवेली में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। अब भी हर अमावस की रात को वही बारात उसी रास्ते से गुजरती थी, और जिन लोगों ने इसे देखने की कोशिश की वे या तो पागल हो गए या अगले दिन मरे हुए पाए गए। इस बार गांव के 2 नौजवान राकेश और हरी इस रहस्य को सुलझाने के जिद में थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बारात को अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो इस बारात को एक बार देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अमावस की रात आ चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नहीं झलक रही थी। दरवाजे अंदर से बंद थे। मंदिर के घंटों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी थी, मानो गांव के लोग किसी आने वाले अनहोनी से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हों। लेकिन राकेश और हरि को ना तो डर था, ना ही वो पुरानी कहानियों पर यकीन करते थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में कोई भूतों की बारात आती है या ये सिर्फ अंधविश्वास है। रात के ठीक 12 बजे दोनों गांव की उसी कच्ची सड़क के पास पहुंचे जहां से बारात गुजरती थी। वो दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के पीछे छिप गए और बारात आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े गले कपड़ों की। आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगी। अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि वो भूतों की बारात आ रही थी। राकेश और हरि की आंखें फटी की फटी रह गई। दूर से दीपकों की लौ झिलमिलाती दिख रही थी। घोड़ों के खुरों की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये बारात करीब आने लगी, दोनों के शरीर में अजीब सी कंपकपी दौड़ने लगी। उनका गला सूखने लगा, सांसें रुकने लगी, और फिर उन्होंने देखा
बारात में चल रहे लोगों के पैर उल्टे थे और उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे बरसों पहले के हो। दूल्हे की घोड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। राकेश और हरी की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन तभी उनकी नजर बारात के सबसे पीछे चल रहे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी गहरी लाल आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थी। राकेश और हरी के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उनकी आंख उस बूढ़े आदमी की लाल चमकती आंखों से हट ही नहीं रही थी। बूढ़ा आदमी एकदम सफेद कपड़ों में था, मगर उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। राकेश ने हरी की बांह पकड़ी और धीरे से बोला, भाई भाग चल, ये लोग तो सच में भूत हैं। लेकिन हरी जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी आंखें उस बूढ़े की आंखों से टकरा चुकी थी। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया और उनकी तरफ इशारा किया। तुमने देख लिया है हमें, अब तुम हमारे साथ चलोगे। ये आवाज जैसे सीधी उनकी आत्मा में उतर गई। उनके कानों में हजारों कीड़ों के सरसराने जैसी आवाजें गूंजने लगी। दोनों के पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे कांपने लगी। अचानक पूरी बारात उनकी तरफ मुड़ गई। सभी के चेहरे अब कंकाल जैसे लग रहे थे। आंखों में सिर्फ अंधेरा और उनके खुले हुए मुंह से किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। राकेश और हरी की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से लगातार आवाजें आ रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, हमारी शादी अधूरी रह गई थी, अब हमें दूल्हा चाहिए। दोनों पूरी ताकत से फिर भी भाग रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि गांव की गलियां खत्म हो ही नहीं रही थी। हर रास्ता घूमकर उसी कच्ची सड़क पर वापस आ जाता था। ये देखकर हरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम कहीं भी भाग नहीं पा रहे हैं भाई, हम जहां भी जा रहे हैं हम फिर से उसी जगह लौट आ रहे हैं। और तभी राकेश ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके ठीक सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और बुरी तरह हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों भी इस बारात में शामिल होगे। राकेश जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी सांसें अटक रही थी। सामने खड़ा वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। हरी ने कांपती आवाज में राकेश को खींचा, उठ भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन राकेश जैसे जड़ हो चुका था। उसकी आंखें बूढ़े आदमी के हाथ की ओर टिक गई। उसके हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ था, वही धागा जो शादी में दूल्हे के हाथ में बांधा जाता था। बूढ़े ने अपनी सड़ी गली उंगलियां राकेश के माथे पर रख दी और ठंडी आवाज में कहा, शादी का मंडप तैयार है बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तभी चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठा। चारों ओर शादी के मंत्र गूंजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, जैसे सच में कोई शादी हो रही हो। राकेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। हरी ने देखा कि राकेश की आंखें अब धीरे धीरे सफेद होने लगी थी, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। वो जोर से चिल्लाया, भाई उठ, तुझे क्या हो गया यार। वो पूरी ताकत से राकेश को खींचने लगा, पर तभी किसी औरत की जोरदार चीख गूंज उठी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी बारात कांप उठी। चारों ओर खड़े भूत अब छटपटाने लगे, उनके शरीर हवा में पिघलने लगे। और फिर एक काले घूंघट वाली औरत उस बूढ़े आदमी के सामने आ खड़ी हुई। फिर उस औरत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ये शादी अब नहीं होगी। उस औरत को देखकर बूढ़े की आंखें डर से फटी रह गई। नहीं, तुम तो मर चुकी थी ना। वो औरत अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगी और तभी बूढ़े आदमी ने एक दर्दनाक चीख मारी और फिर चारों तरफ भयंकर आंधी उठी और पूरी बारात धुएं में बदलकर गायब हो गई। राकेश और हरी अब भी सुन्न खड़े थे। उनकी आंखों के सामने पूरी भूतिया बारात धुएं में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन वो काले घूंघट वाली औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाया और राकेश और हरी की रूह कांप गई। उसका चेहरा अधजला था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान भयानक थी। वो दोनों को देखती रही और फिर ठंडी आवाज में बोली, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो आज तुम लोग जिंदा नहीं बचते। तो फिर हरी ने किसी तरह कांपते हुए पूछा, आप कौन हो आप, और आपने हमें क्यों बचाया? औरत की आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया। उसने ऊपर देखा जैसे बहुत पुरानी यादों में खो गई हो वो। मैं वही हूं जिसकी शादी उस बूढ़े आदमी ने नहीं होने दी। मैं वही हूं जो इस बारात की दुल्हन थी, लेकिन मंडप तक पहुंचने से पहले ही मुझे जिंदा जला दिया गया था।
यह सुन राकेश और हरी की रगों में खून जम गया। वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी। ये बारात तब तक आती रहेगी जब तक कोई दूल्हा मिल नहीं जाता, लेकिन अब ये कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर वो फिर गायब हो गई। राकेश और हरी ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गांव की तरफ भाग पड़े। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई और उस कच्ची सड़क पर एक बहुत बड़ा हवन करवाया। उस रात के बाद से भूतों की बारात फिर कभी नहीं आई, लेकिन अब भी गांव के लोग अमावस की रात उस सड़क पर जाने से कतराते हैं, क्योंकि कौन जानता है अगर वो बारात फिर से आई तो अगला दूल्हा कौन बनेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको भी इसी तरह गांव देहात की कहानियां पसंद हैं तो कमेंट करना। नेक्स्ट ट्यूसडे को, यानी कि अब जो ट्यूसडे आने वाला है, उसमें मैं फिर से गांव की कहानियां लाऊंगा। आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप गांव की कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करो, अगर आप आसाम के अर्बन लेजेंड्स की कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करो, या फिर कैंपिंग की हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो तो कमेंट करो। जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ट्यूसडे को मैं उसी पर स्टोरीज लाऊंगा। और बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। तो आज का जो टॉपिक है परेतिन दाई के ऊपर, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। डायन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तरह की डायन होती हैं, ये तो आपने सुना होगा। कुछ में कम शक्तियाँ होती हैं तो कुछ डायन दुनिया भर के कर्म कांड करके अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेती हैं कि वो फिर किसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक डायन की शक्तियाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं तो वो अपने लाइफ के 7 साल के फेज में हम ह्यूमंस के बीच रह भी सकती हैं, और जिसे चाहे उसे अपनी शक्तियों से कंट्रोल भी कर सकती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ डायन से लोग डरते नहीं हैं, तो अगर मैं कहूँ कि उस जगह पर डायन को देवी मानकर पूजा जाता है, तो अगर मैं कहूँ कि डायन औरतों की सूनी गोद भी भर देती है, तो है ना काफ़ी शॉकिंग, लेकिन ये सच है। ये जगह है छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ छोटे से गांव झिंका में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग डायन की पूजा करते हैं, और इस मंदिर को परेतिन दाई के नाम से जाना जाता है। बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं इस मंदिर के बारे में। सबकी अलग अलग मान्यता है, और हम किसी की मान्यता का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बस एक कहानी सुनेंगे जो इसी जगह से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी शेयर की है छत्तीसगढ़ के बलोद में रहने वाली रानी शर्मा ने, जो कई सालों पहले अपने हस्बैंड अमर के साथ इसी मंदिर के पास से गुजर रही थी। तब ये मंदिर एक चबूतरा हुआ करता था, और वहीं पर परेतिन दाई की लोग पूजा किया करते थे। तो होता यह है कि रानी और अमर कई सालों से एक बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। शादी को 7 साल बीत चुके थे और अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी रानी के साथ, जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पा रही थी। तो रानी ने बताया कि उस समय जो उनके रिश्तेदार घर आते थे वो उन्हें इसी परेतिन दाई के दर्शन करके आने का सुझाव देते थे। 2-3 साल तक कई लोगों ने उन्हें कहा कि जाओ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ दर्शन करके आ जाओ, तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। लेकिन रानी ने बताया कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें इस मंदिर के नाम से ही डर लगता था। उन्हें लगता था कि ये मनगढ़ंत चीज़ें बताई जाती हैं मंदिर को लेकर। ऐसा कैसे हो सकता है कि बस दर्शन करके आओ और एक डायन आपकी सूनी गोद भर देगी। तो रानी उन लोगों की बातों को टालती गई, लेकिन फिर आखिर में जब सब उनके पीछे पड़ गए तो अमर ने रानी को सुझाव दिया कि एक बार आ जाते हैं दर्शन करके, क्या ही बिगड़ जाएगा, कम से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे। रानी ने बोला कि ठीक है, चलो फिर। तो एक दिन वो दोनों वो गांव जाने के लिए निकल गए। अब होता क्या है कि वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, तकरीबन 6 बज जाते हैं, क्योंकि घर जो था उनका वो बहुत दूर था झिनका गांव से, और रास्ता भी उन्हें पता नहीं था। तो किसी से पूछते हुए वो उस गांव की सीमा तक पहुंच गए, और उस गांव की सीमा पर ही था वो चबूतरा जहां पर परेतिन दाई को पूजा जाता था। तो अब दोनों अपनी कार से निकले और उन्होंने उस चबूतरे के पेड़ को देखा। एकदम सुनसान थी वो जगह। उस समय वहां पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। अंधेरा होने लगा था और एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी वहां। अमर और रानी उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे जैसे वो बढ़े वैसे वैसे उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई वहां पर है और उन्हें देख रहा है।
अब दोनों घबराए हुए चबूतरे के पास पहुंचे। दोनों ने देखा कि चबूतरे के पास काफी सारी ईंटें और पत्थर वगैरह रखे हुए थे, जैसे कि वहां पर कुछ बनाने की तैयारी हो रही हो। अब दोनों ने सामने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगे कि उन्हें एक बच्चा हो जाए। प्रार्थना वगैरह करने के बाद वो लोग वहां से फौरन निकल गए। अब रानी ने बताया कि वो दोनों वहां से वापस लौट रहे थे। कच्चा रास्ता था, अंधेरा हो गया था पूरा, तो रास्ते में हेडलाइट की रोशनी के सहारे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। दोनों बातें बातें करते बढ़िया वापस लौट रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनके कार के दोनों हेडलाइट अचानक अपने आप ही फट गए, और ये देखकर दोनों बिल्कुल हैरान हो गए। अमर ने उसी समय ब्रेक लगा दी। रानी ने बताया कि 2 मिनट के लिए तो जैसे दोनों एकदम हैरान ही होकर बैठे रहे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे हुआ। फिर दोनों कार से उतरे और देखे कि आसपास उनके अलावा और कोई नहीं है। अब वो दोनों परेशान हो गए कि हेडलाइट एकदम से अपने आप कैसे फट गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात थी ये। तो रानी ने बोला कि चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, मुझे यहाँ वैसे भी डर लग रहा है। अब दोनों वापस कार में बैठे धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे थे। दोनों उम्मीद थी कि आराम से निकल जाएंगे इस इलाके से। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक उन्हें कहीं से पायल की झनकार सुनाई देने लगी। रानी ने गाड़ी के बाहर इधर उधर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने अमर से पूछा कि क्या तुम्हें पायल की आवाज आ रही है? तो अमर ने बोला हाँ, सुनाई तो दे रही है, लेकिन आ कहां से रही है ये नहीं पता। अब रानी का दिल और जोर जोर से धक धक करने लगा, और अब धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। और फिर आगे बीच रास्ते में एक औरत पैदल कहीं जाती दिखाई दी। वो ठीक बीच रास्ते में चल रही थी। अंधेरे में ज्यादा साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लाल साड़ी पहन रखी थी उसने और बाल एकदम लंबे थे उसके। अब वो धीरे धीरे चल रही थी, तो अमर और रानी आगे जा नहीं पा रहे थे। तो अमर ने विंडो नीचे करके उसे कहा कि रास्ते से हटो, पर वो औरत हटी ही नहीं और ना ही पीछे मुड़कर कोई जवाब दिया उसने। रानी ने फिर उसे कहा हटने को, लेकिन वापस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला दोनों को। फिर से 2-3 बार पुकारा दोनों ने, पर वो औरत बिना इधर उधर देखे बस आगे जाते जा रही थी। तभी अचानक से उनकी कार का बोनेट अपने आप खुल गया और हैरानी के मारे दोनों एकदम से डर गए और गाड़ी रोक दी। रानी का भी चेहरा सफेद पड़ गया ये देखकर। मतलब कितना शॉकिंग होगा ये कि आप कहीं जा रहे हैं, सुनसान रास्ते में एक अजीब औरत दिखती है और फिर अचानक कार का बोनेट अपने आप खुल जाता है। अमर और रानी के साथ भी ऐसा हुआ। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर अमर नीचे उतरे कार से बोनेट चेक करने के लिए कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो औरत अब वहां है ही नहीं। उन्होंने इधर उधर भी देखा, लेकिन न जाने वो औरत कहाँ चली गई इतनी जल्दी। अमर को कुछ गड़बड़ लगी तो बोनेट को बंद करके वो वापस कार में बैठे और कार चालू करने की कोशिश की उन्होंने, पर उनकी गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। अमर ने काफी कोशिश की, लेकिन कार चालू ही नहीं हुई। रानी ने बताया कि वो दोनों काफी डर गए थे। रानी के मन में तो काफी नेगेटिव ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि एक तो गांव का इलाका था और ऊपर से वो लोग परेतीन दाई के दर्शन करके आ रहे थे, तो मन में डाउट आ रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब दिक्कत ये थी कि करें तो करें क्या, गाड़ी चालू हो ही नहीं रही थी और आसपास मैकेनिक भी कहीं नहीं मिलता। दोनों अब इंतजार कर रहे थे कि वहां से कोई गुजरे तो उससे मदद मांगे, लेकिन वहां तो कोई आ भी नहीं रहा था। रानी ने बताया कि 2 घंटे तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे रास्ते में। रात के 11 बज गए थे और तब तक एक भी आदमी वहां से गुजरता हुआ नजर नहीं आया। अमर फिर अपने दोस्त को कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो तू हमें लेने आ जा, हम फंस गए हैं यहाँ और हमें डर भी लग रहा है। पर उनके दोस्त ने बोला कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन 6 घंटे का रास्ता है, तुम लोगों को 6 घंटे तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब ये अलग मुसीबत हो गई थी। 6 घंटे और एक सुनसान रास्ते में कैसे खड़े हो सकते थे दोनों? क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब आगे क्या हुआ कि वहीं पर एक बांस का पेड़ था, एकदम शांत था सब कुछ, कोई हवा वगैरह नहीं चल रही थी उस समय। दोनों उसी बांस के पेड़ के पास थे और इधर उधर देख रहे थे कि तभी एकदम से वो बांस का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कि कोई उसे पकड़कर जोर जोर से हिला रहा हो। ये देखकर अमर और रानी दोनों डर जाते हैं। पेड़ को देखते हैं तो पेड़ पर कोई नहीं होता। दोनों बोलते हैं कि ये पेड़ ऐसे क्यों हिल रहा है। अब दोनों उस बांस के पेड़ को देख ही रहे होते हैं कि उसी समय वो पूरा पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन समय रहते वो दोनों दूर हट जाते हैं। लेकिन वो पेड़ गिर पड़ता है कार के ऊपर और उससे कार के सीट चकनाचूर हो जाते हैं। ये दोनों अब बिल्कुल हैरान खड़े थे वहां पर, समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसी अनहोनी कैसे होनी शुरू हो गई, क्या कर दिया आखिर उन्होंने। दोनों ये देख ही रहे होते हैं कि फिर उसी टाइम पर कार के पीछे की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है और उसका इंजन अपने आप चालू होकर बंद पड़ जाता है। रानी और अमर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब ना आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। दोनों कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही पीछे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जब दोनों पीछे देखते हैं तो उन्हें एक कुत्ता दिखता है ठीक पीछे, जिसकी आंखें एकदम लाल थी। और सबसे शॉकिंग तो ये था उसमें
कि वो कुत्ता भौंक तो रहा था, लेकिन उसके अंदर से इंसान की आवाज़ आ रही थी। मतलब एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि एक लड़की या औरत भौंक रही हो। अब इसके बाद अमर ने बस रानी का हाथ पकड़ा और वहां से अपोजिट साइड में भागने लगे। पीछे से कुत्ता भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। अब थोड़ा ही भागने के बाद अमर गिर पड़ते हैं और कुत्ता उनके ऊपर झपट पड़ता है। फिर रानी ने बताया कि वो थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर ये सब देख रही थी कि वो कुत्ता अमर को नोचने की कोशिश कर रहा था और अमर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इधर रानी की भी डर के मारे चीखें निकल रही थी। जैसे तैसे करके उन्होंने पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मारा। तो उसके बाद वो कुत्ता वहीं झाड़ियों के बीच कहीं भाग गया, लेकिन अमर के चेहरे को नोच दिया था उसने। काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी उनकी और दर्द में वो तड़प रहे थे। फिर रानी ने जैसे तैसे करके उन्हें संभाला। पास में एक बड़ा पत्थर था, ऊपर बैठाया उन्हें। दोनों डर के मारे थरथरा रहे थे। तो रानी ने बोला कि यहाँ से बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं हम, एक काम करते हैं कि गांव की तरफ चलते हैं, वहां किसी से मदद मांगेंगे। अमर को भी यही ठीक लगा। तो धीरे धीरे करके वो दोनों गांव की तरफ चले गए। 1 या 1.5 घंटे में गांव पहुंचे दोनों, और जो पहला घर दिखा उन्हें उसका ही दरवाजा उन्होंने खटखटाया। अंदर एक औरत थी, करीब 30-35 साल की। उसने दरवाजा खोला। पहले तो दोनों अजनबियों को देख के वो डर गई। फिर रानी ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं हमारे साथ, तो हमें मदद चाहिए। तो उस औरत ने उन्हें घर के अंदर ले लिया। दोनों बैठे वहां कुछ देर, मरहम पट्टी वगैरह की अमर ने अपनी। और फिर उस औरत ने पूछा कि अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे यहाँ। तो रानी ने बोला कि कुछ नहीं, हम तो बस प्रेतिन दाई के दर्शन के लिए आए थे और दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो उस औरत ने पूछा कि क्या कुछ भी साथ नहीं लाए थे। अब रानी को पहले तो अजीब लगा कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर उसे याद आया कि वहां चढ़ाने के लिए वो अपने साथ नारियल और कुछ भोग वगैरह लेकर आए थे, लेकिन डर के मारे बस दर्शन करके निकल गए। तो वो औरत बताती है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। असल में उस मंदिर की आज भी ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो और आप अपने साथ कुछ भी लेकर जा रहे हो, तो आपको उस चीज का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ परेतिन दाई को चढ़ाना पड़ता है, वरना आगे जाकर आपके साथ अनहोनी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने घर भी ना पहुंचो। चाहे आप कुछ भी लेकर जा रहे हो, ईंट, पत्थर, पैसे, दूध, कुछ भी, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ दान करना होगा, वरना कोई ना कोई अनहोनी आपके साथ होके ही रहेगी। रानी और अमर ने कुछ दान नहीं किया, इसलिए उनके साथ ऐसी चीजें हुई। फिर इसके बाद रानी ने यह भी बताया कि वहां पर गांव के जो भी लोग थे जो दूध बेचने जाया करते थे और ईंट, पत्थर, रेत वगैरह लेकर जाया करते थे, वो भी थोड़ा कुछ वहां दान करते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो उनका सारा दूध फट जाता है या फिर व्हीकल्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा दान ना करने पर। अब रानी ने बताया कि उस रात तो दोनों वहीं उसी औरत के घर पर ठहरे और अगले दिन सुबह अमर गए अपनी गाड़ी के पास। उसमें से नारियल और जो भी दान के लिए लाए थे वो लेकर आए और वो सारी चीजें उन्होंने परेतिन दाई को दान की और फिर दर्शन करके दोनों वहां से निकले। अब होता क्या है कि जब दोनों वापस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो दोनों देखते हैं वो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि उनकी गाड़ी एकदम पहले जैसी कंडीशन में आ गई थी। मतलब कांच वगैरह बिल्कुल सही हो गए थे, हेडलाइट बिल्कुल सही हो गई थी। और अब जब अमर ने गाड़ी चालू की तो गाड़ी एकदम आराम से चालू भी हो गई। अब ये तो चमत्कार ही लगा उन्हें। दोनों वहां से फिर वापस आए और एक और शॉकिंग बात जो उन्होंने बताई वो ये कि 6 महीने के बाद ही रानी की प्रेगनेंसी की न्यूज मिल गई। अब वो कहते हैं कि परेतिन दाई की वजह से ही उनकी कोख भरी। तो ऐसा हुआ था रानी जी के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और अभी कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही ऑडियो स्टोरीज सुनने को मिलेगा। तो अब मैं जल्द ही फेस कैम वीडियोस अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। बिहार के सिवान जिले में एक गांव है। बढ़हरिया के अंदर बसा एक पुराना टोला सिलहटुआ। जंगलों और खेतों के बीच एक ऐसा गुम गांव जिसे नक्शे में ढूंढना मुश्किल है। वहां लोग सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज ढलने से पहले घर लौट आते हैं। लेकिन इस टोले के एक कोने में जहां बबूल के पेड़ों की जड़ें उखड़ उखड़ के बाहर आई हैं, वहां एक जगह है जहां पांव रखते ही गांव वाले अब भी चप्पल उतार देते हैं। उसे लोग गाड़ा माटी कहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ एक महारानी को जिंदा गाड़ा गया था। कहानी 1947 से भी पहले की है, जब अंग्रेजों का राज था। लेकिन इस गांव पर अंग्रेजों से ज्यादा डर गांव की जमींदारिन रज्जो महारानी का था। उसके पास जमीन थी, मगर मुंह से शगुन की बातें कम, मौत की बद्दुआएं ज्यादा निकलती थी। कहते हैं वो औलाद ना होने के कारण पागल होती जा रही थी और गांव की औरतों के गर्भ पर नजर रखने लगी थी। कोई गर्भवती होती
तो रात में उसके आंगन से किसी के रोने की आवाज आती और कुछ दिनों में वो बच्चा मर जाता। गांव के तांत्रिक शिवलाल बाबा कहते थे, रज्जो अब रानी नहीं रूह बन चुकी है, चलती फिरती देह के अंदर कुलक्षणी आत्मा है। किसी ने उसकी बात मानी नहीं जब तक बड़की सुगनी मर नहीं गई। सुगनी गांव की सबसे खूबसूरत और सबसे दबी जुबान वाली लड़की थी। वो 4 महीने की गर्भवती थी और एक रात चुपचाप उसकी लाश गांव के उस पेड़ से लटकी मिली जिस पेड़ के नीचे अब गाढ़ा माटी है। कहते हैं रज्जो को रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसका मुंह खून से सना था और कपड़े लहूलुहान थे, मगर उसे जेल नहीं भेजा गया। गांव वालों ने खुद उसकी सजा तय की, जिंदा गाड़ दी गई उसी पेड़ के नीचे। लेकिन मरते वक्त रज्जो ने सिर्फ एक ही बात कही थी, जैसे तुमने मेरा मुंह मिट्टी से बंद किया है, मैं भी तुम्हारी सांसें उसी मिट्टी में खींचूंगी। उसके बाद 50 साल तक किसी ने उसका नाम नहीं लिया। पेड़ के पास कोई नहीं गया। लेकिन फिर 2001 में गांव में एक रोड कटिंग प्रोजेक्ट आया और गाढ़ा माटी की खुदाई शुरू हुई। 5 लोग काम पर लगाए गए थे। उनमें से एक लड़का पप्पू, जो अभी नया नया मजदूर बना था, उसने सबसे पहले फावड़ा चलाया। मिट्टी हटते ही एक मटका निकला, सूखा टूटा सा, लेकिन उसमें अंदर कुछ था। उसने मटका तोड़ा और तभी जमीन से ठंडी हवा निकली। गांव में उस रात बिजली नहीं थी और अगली सुबह पप्पू की लाश गांव के उसी पेड़ से लटकी मिली थी जिसके नीचे अब फिर से मिट्टी उल्टी पड़ी थी। सिर्फ एक फर्क था, पप्पू के गले में जंजीर थी जो कभी रज्जो महारानी के हाथों में रहा करती थी। अब गांव वाले उसे फिर से महारानी गाड़ा कहने लगे। पप्पू की मौत के बाद गांव में मातम तो था, पर डर उससे बड़ा था। 4 दिन तक किसी ने उधर का रुख नहीं किया। जो मजदूर उस खुदाई में शामिल थे, सबने काम छोड़ दिया। पंचायत ने रोड कटिंग वहीं रोक दी, लेकिन सरकार की टीम को रिपोर्ट भेजनी थी, तो बाहर से एक इंजीनियर और 3 मजदूर लाए गए। ये लोग गांव के डर से अनजान थे। इनमें से एक लड़की भी थी, इशरत परवीन, इंजीनियरिंग कर रही थी और सर्वे के लिए भेजी गई थी। इशरत तेज, निडर और विज्ञान पर भरोसा करने वाली लड़की थी। गांव वालों की बातों को वो अंधविश्वास कहकर हंसती थी। इशरत ने कहा, मिट्टी में भूत नहीं होते, दिमाग में डर होता है हमारे। अगली सुबह वो अपने स्टाफ के साथ फिर से खुदाई के लिए गई। कुदाल चलते ही एक बार फिर से मिट्टी के नीचे कुछ टकराया। इस बार कोई हड्डी नहीं, एक लोहे की सिंदूर दान निकली। इशरत ने उसे उठाया और वो सिंदूर दान अपने आप खुल गया। अंदर सिंदूर नहीं था, बस राख थी और एक टूटी हुई चूड़ी जो किसी वक्त लाल रंग की रही होगी। उसी शाम इशरत के कैमरे में पहली बार एक अजीब चीज रिकॉर्ड हुई। मिट्टी में अपने आप हलचल और एक पल को कैमरे के स्क्रीन पर धुंधली सी औरत की छाया। इशरत ने कहा, वीडियो में कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन गांव के पुजारी बाबा रघुनंदन बोले, जिसने मिट्टी खोदी उसी की आंखें अब धंसने वाली हैं। उसी रात इशरत टोले के सरकारी गेस्ट हाउस में अकेली थी। गेस्ट हाउस एक पुरानी हवेली को ही बना दिया गया था और अजीब बात तो ये थी कि उसकी दीवारों पर अभी भी लाल रंग की फटी हुई बिंदी और टूटी चूड़ियां जमी हुई थी, जैसे किसी औरत ने दीवार से सिर टकराया हो। रात के 1:15 बजे इशरत की आंख खुली। किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खोला था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, वो भी नंगे पांव के, जो अंदर की तरफ जा रहे थे। और फिर बत्ती गुल हो गई। इशरत ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तूने मेरी राख छुई है, अब मैं तेरी सांस लूंगी। ये देखकर वो डर के मारे कमरे से बाहर निकली। गांव वाले दौड़े, मगर हवेली के अंदर से एक औरत की चीख आती रही, मगर कोई औरत अंदर थी ही नहीं। अगले दिन इशरत ने ट्रांसफर की अर्जी लगा दी, लेकिन उस अर्जी पर दस्तखत काले सिंदूर से हुए थे। और उसके बाद गांव में फिर कोई लड़की उस गेस्ट हाउस में रात में नहीं रुकी। इशरत के जाने के बाद खुदाई का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पंचायत ने वो इलाका घेर कर बांस की बेरी लगवा दी और रात को वहां दिए जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, मिट्टी अब खुल चुकी है और जो गाड़ा गया था वो अब जमीन के ऊपर सांस ले रहा है। इसी बीच गांव में लौटा एक लड़का, गोपाल। 5 साल पहले शहर गया था नौकरी करने, लेकिन बाप की तबीयत बिगड़ी तो वो वापस आ गया। गोपाल पढ़ा लिखा था, पर अंधविश्वास से दूर नहीं। उसने बचपन से सुना था रज्जो महारानी की कहानी और देखा था पेड़ के पास चुपचाप जलती हुई एक परछाई। वो रात को अक्सर खेतों की ओर निकल जाता था अकेले, कहता कि मैं डर को समझना चाहता हूँ।
एक रात वो उसी गेस्ट हाउस के पीछे बैठा बीड़ी पी रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई गाना गा रहा है। ये गाना पुराने जमाने की तवायफे गाया करती थी। सुर में मिठास थी, पर साथ ही एक अजीब सी ठंडी हवा और मटमैली खुशबू, जैसे कीचड़ में कोई गुलाब खिला हो। गोपाल उठा और आवाज की तरफ बढ़ा, गेस्ट हाउस की पिछली खिड़की की तरफ। अंदर एक औरत बैठी थी, लाल बनारसी साड़ी में, चेहरा झुका हुआ, बाल घुटनों तक लटके हुए। गोपाल ने पूछा, कौन है आप? औरत ने सिर उठाया, चेहरा देखा, पर आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे गड्ढे और उनमें भरा काला सिंदूर। उसने कहा, मेरे कत्ल में शामिल नहीं था तू, पर मिट्टी तेरे पैर से चिपक चुकी है। ये सुनते ही गोपाल वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब लोग उसे खोजने निकले तो वो उसी पेड़ के नीचे मिला जिसे लोग अब राजवंशी पीपल कहते हैं। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी पड़ी थी और मुंह से लाल चूड़ियों के टुकड़े निकले थे। गोपाल बच तो गया, लेकिन उस दिन से गूंगा हो गया। और जब डॉक्टर ने उसके गले का एक्सरे लिया तो एक टूटी हुई चूड़ी की नोक उसकी आवाज की नस में अटकी मिली। अब गांव में सब मान चुके थे, महारानी गाड़ा लौट आई है। लेकिन एक बात अब तक कोई नहीं जान पाया था, वो सिंदूर दान की राख किसकी थी, वो राख किस औरत की चूड़ियों से मिली थी। और असली सवाल ये था, क्या रज्जो अकेली गाड़ी गई थी या उसके साथ कोई और भी गाड़ा गया था। गोपाल की हालत देखने के बाद गांव पूरी तरह से सन्न हो गया। लोग दिन में भी राजवंशी पीपल की तरफ देखना छोड़ चुके थे। माएं अपने बच्चों को नाक पर काला टीका लगाकर रखती और सोते वक्त लोरी में कहती, सो जा वरना महारानी आ जाएगी। गाड़ा से निकली छाया अब पांव छूती है वो। इन्हीं दिनों गांव में वापस आई जसुमती। बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था, बस एक गठरी, एक लाठी और माथे पर एक पुरानी काली बिंदी। जसुमती गांव की आखिरी दाई थी जिसने रज्जो महारानी का अंतिम दिन देखा था। उसने चौपाल में सबके सामने कहा, तुम लोग जिसे महारानी गाड़ा कहते हो उसे तुमने कभी समझा ही नहीं। रज्जो अकेली नहीं थी उस रात, उसके साथ एक और आत्मा मरी थी, एक अजन्मा बच्चा। यह सुन गांव वालों ने चौंक कर देखा। जसुमती ने धीरे स्वर में कहा, रज्जो गर्भवती थी और वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि क्रोध से पैदा हुआ था। अब तक गांव में ये बात किसी को नहीं पता थी। जसुमती ने बताया कि महारानी रज्जो को जब गाड़ा गया तब वो छटपटा रही थी, मगर उसका हाथ अपने पेट पर ही था और गाड़ने के बाद भी मिट्टी से कुछ देर तक धड़कनों की आवाज आती रही थी। जसुमती ने आगे कहा, अब जो हो रहा है वो रज्जो नहीं कर रही, ये उसके उस अजन्मे बच्चे की आत्मा है जो कभी पैदा नहीं हुआ लेकिन कभी मरा भी नहीं, जिसका नाम किसी ने नहीं रखा, जिसका मुंह कभी नहीं देखा गया और जिसे लोग अब साया कहने लगे हैं। उस रात जसुमती ने अकेले गाड़ा माटी के पास पूजा रखी। गांव वालों ने उसे रोकना चाहा, पर वो बोली, अगर मैं नहीं गई तो अगला बच्चा इस गांव में सांस नहीं लेगा। सुबह जसुमती की लाठी तो मिली पर उसकी गठरी नहीं। गांव की औरतों ने बताया कि पूजा के बाद उन्होंने जसुमती को पीपल के नीचे कुछ दफन करते हुए देखा था। शायद कोई गठरी थी, शायद वो राख जो सिंदूर दान में मिली थी। लेकिन उसी दिन गांव की एक और औरत, राधा, जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसने घर की डेहरी पर उल्टी की, पर उल्टी खून की थी और उसमें एक चूड़ी का टुकड़ा मिला। अब गांव में बच्चा पैदा होने का डर बन चुका था। गर्भ जो जीवन का प्रतीक होता है अब गांव के लिए श्राप बन गया था। गांव अब सन्नाटे का इलाका बन चुका था। जहां पहले शाम को चौपाल लगती थी अब वहां बस हवा चलती थी और उस हवा में मिट्टी की नहीं, सड़ी हुई मेहंदी की गंध आती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी राम किशुन काका, जो खुद रज्जो के समय के थे, उन्होंने पहली बार अपनी जुबान खोली। उन्होंने कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये रूह नहीं, ये तो बंधी हुई संतान है, एक अधूरा जन्म जिसे कभी दुनिया ने अपनाया नहीं। राम किशुन काका की बात पर ध्यान देने के अलावा अब किसी के पास कोई चारा भी नहीं था। राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर रात उसके घर में कोई पायल पहन के चलता सुनाई देता, पर जमीन पर कोई नहीं होता। और फिर 3 रात के बाद राधा की नींद में चीखें निकलने लगी। वो अपने पेट को पकड़े पकड़े चिल्लाती, मिट्टी में कोई लात मार रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी में धंस रहा है। गांव की औरतें इकट्ठा हुई। जसुमती की जगह अब पुरानी तांत्रिकनी भवानी माई को बुलाया गया। भवानी माई कभी गांव छोड़कर गोरखपुर के जंगल में जा बसी थी, जहां कहा जाता है कि वो मुर्दों से बात करती हैं।
भवानी माई आई और सीधे राधा के पेट पर हाथ रखा। उनकी आंखें पलट गई और वो बोली, ये बच्चा सांस नहीं ले रहा, ये किसी और की सांस खा रहा है। गांव के बाहर राजवंशी पीपल के नीचे उसी रात भवानी माई ने तंत्र विधान किया। 4 नींबू, 7 चूड़ियां और सिंदूर दान की राख एक मिट्टी के कांच में रखी गई। मगर जैसे ही विधि पूरी होने को आई, मिट्टी हिलने लगी। सामने की जमीन उभर उठी जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो, और तभी एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। कमजोर, टूटी फूटी आवाज, मगर वो रज्जो की नहीं थी। भवानी माई पीछे हट गई। उसने गांव वालों से कहा, तुमने एक औरत को गाड़ा था, लेकिन जो अंदर से निकला है वो अब औरत नहीं रहा। वो एक भूखा अजन्मा बच्चा है, बिना नाम, बिना शक्ल, लेकिन माँ के श्राप के साथ पैदा हुआ। अब उसे बस माँ की कोख चाहिए, वो किसी की भी हो। राधा की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी और उसके सपने में अब एक ही नाम गूंजने लगा था जैसे उसने कभी भी नहीं सुना था, राघेसरा। गांव की जुबान पर अब नया नाम था, एक ऐसा नाम जो किसी ने नहीं रखा था, जो खुद मिट्टी ने जन्म दिया था। और अब गांव के हर घर में खिड़कियां भीतर से बंद होने लगी थी। शाम के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता। औरतें अपने बालों को कसकर बांधती, क्योंकि कहा जाने लगा कि राघेसरा औरतों के खुले बालों से अपनी माँ को पहचानने की कोशिश करता है। राधा की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी को पहचानती नहीं थी। वो दिन में सोती और रात को जागती, और जागकर दीवार पर मिट्टी से केवल एक ही नाम लिखती, माँ रज्जो। भवानी माई ने अब आखिरी उपाय सोचा। उसने राधा को गांव से बाहर ले जाने की बात की, पर जैसे ही उसे बैलगाड़ी पर लेटाया गया, राधा के पेट पर खुद ब खुद नीले निशान उभरने लगे, ऐसे जैसे किसी बच्चे ने भीतर से नाखून मारे हों। और तभी बैलगाड़ी के नीचे की धूल उड़ने लगी और मिट्टी के टुकड़ों से वही गीत गूंजा जो कभी रज्जो गाया करती थी। बैल कांपने लगे, गाड़ी उलट गई और राधा का शरीर वहीं जमीन पर गिरा। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसे कोई छू भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वो राघेसरा की कोख बन चुकी थी। गांव में उस दिन के बाद से एक एक कर सभी गर्भवती औरतें बेहोश होने लगी। कुछ के सपनों में एक गड्ढा दिखाई देता जिसमें कोई बच्चा बैठा होता और कहता, माँ की जगह बता दो, मैं किसी और में जन्म ले लूंगा। फिर एक बुजुर्ग ने बताया कि जब रज्जो जवान थी तो उसने प्रेम किया था एक ठाकुर जमींदार से, लेकिन जब वो गर्भवती हुई तो ठाकुर ने उसे डायन कहकर मिट्टी में जिंदा गाड़ने का हुक्म दे दिया। और गांव वालों ने आदेश माना, क्योंकि वो ठाकुर का ही गांव था और रज्जो एक नाचने वाली। और अब वही गांव हर दिन किसी न किसी की मिट्टी खुद ब खुद खोदता रहता है। खेतों में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते, ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा जमीन से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक रात राधा को लेबर पेन शुरू हुआ। गांव की सभी औरतें चौकन्ना थी। भवानी माई साथ थी, लेकिन जैसे ही बच्चा निकलने को आया, कमरे की सारी बत्तियां अपने आप बंद हो गई। मिट्टी की गंध, पायल की आवाज और दीवारों पर बिंदी के धब्बे फैलने लगे। राधा की चीख गूंजी और उसके साथ ही एक बच्चे की हंसी भी सुनाई दी। लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो कर्कश थी, बेजुबान और गीली मिट्टी से भरी हुई। और जब दिया वापस जल गया, राधा की कोख खाली थी, लेकिन पास ही दीवार पर एक नवजात के पांव के निशान थे जो रेंगते हुए बाहर जा रहे थे। अब गांव जान चुका था, राघेसरा जन्म ले चुका है, लेकिन गोद में नहीं, गड्ढे में। राधा का बच्चा कभी नहीं मिला, लेकिन अब गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। वो बच्चा अब राघेसरा बन चुका था और उसने अब पूरी तरह से गांव के भीतर अपनी जगह बना ली थी। बच्चों के खेलने की आवाजें गायब हो गई। बैल, गाय और घोड़े सब एक अजीब घबराहट में थे। सारा गांव डर के साए में जीने लगा था और कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना कौन होगा। राधा की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, बस खामोशी से दीवारों को घूरती रहती। उसकी आंखों में वही गहरे गड्ढे दिखने लगे थे, जैसे रज्जो की आंखों में थे जब उसे जिंदा गाड़ा गया था। वो अब अपनी कोख में ना एक इंसान, ना ही कोई रूह, बल्कि राघेसरा को महसूस करती थी। एक अजनबी लेकिन अपना सा, जिसे वो बचाने की कोशिश करती, लेकिन वो अब अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आया था। गांव के कुछ लोग अब तय कर चुके थे कि उन्हें इस श्राप से छुटकारा पाना ही होगा, पर जसुमती की बातें याद आते ही वे फिर से डर के मारे कांप जाते थे। भवानी माई ने कुछ महीनों पहले ही कहा था, जो रज्जो की कोख में था वही गाड़ा गया था, और जो गड़ा था वो अब लाश नहीं बन सकता। अब वो भूत नहीं बल्कि एक देवता बन चुका है। तुम अगर उसका सामना करोगे
तो सिर्फ उसकी पूजा करोगे, क्योंकि उसकी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ से जुड़ी हुई है। फिर एक दिन गांव में एक औरत कांति, जो खुद गर्भवती थी, वो गाने की आवाज सुनकर खेतों में चली गई। गांव वालों ने उसे देखा और उसे पुकारा, लेकिन कांति ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और एक गहरे गड्ढे की ओर बढ़ी। अचानक एक तेज हवा आई, सभी दौड़े और देखा कांति वही गड्ढे में गिरी हुई थी, मगर उसका पेट पूरी तरह से चिपक चुका था और उसके गर्भ से एक मिट्टी से सनी बच्ची बाहर आई थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में वही चूड़ियां थी जो कभी रज्जो की थी। वो बच्ची रोते हुए माँ माँ कह रही थी, लेकिन आवाज राघेसरा की थी और कांति की आंखें अब खो चुकी थी। उसकी आंखों में वही गहरे गड्ढे उभर आए थे। भवानी माई ने देखा और कहा, अब यही बच्चा तुम्हारे सबके बीच होगा। वो रज्जो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा और बाप का खून उसमें है। राधा ने अब आखिरी बार गांव से बाहर जाने की सोची, लेकिन जब वो बाहर निकली तो सारा गांव जैसे एक साथ डर के साये में था। राधा की आंखों में भी एक शांति थी, लेकिन वो शांति नहीं थी, वो राघेसरा का गुस्सा था जो अब महारानी गाड़ा के पास था। और तभी राघेसरा की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने मुझे गाड़ा था, अब मैं तुम्हें मिट्टी में छिपा दूंगा। गांव के दिल में अब एक अजीब सी खामोशी समा गई थी। हर आदमी, औरत, बच्चा सब डर के साये में जीने लगे थे। जैसे ही रात होती, गंगा के किनारे से लेकर राजवंशी पीपल तक सिर्फ खौफ और अजीब सा संगीत सुनाई देता था। वो संगीत अब सिर्फ राधा के घर से नहीं, बल्कि पूरे गांव से गूंजता था। एक पुरानी रज्जो की तान जिसमें दर्द और बदला दोनों समाहित थे। गांव को अब लगने लगा था कि राघेसरा अब पूरी तरह से राजवंशी पीपल में समा चुका है। उसकी आत्मा और बदला अब एक हो चुके थे। फिर एक रात भवानी माई ने आखिरी तंत्र विधान की तैयारी की। राधा को लेकर वो पीपल के पास आई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन अब डर से उनकी आंखें जड़ हो चुकी थी। कभी वो एक गांव था, लेकिन अब बस खौफ की कहानियां और मिट्टी की गंध रह गई थी। भवानी माई ने राधा से कहा, अब तुम्हारी तकदीर का फैसला तुम्हारे हाथों में है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, बल्कि राघेसरा और रज्जो की है। तुम्हारी कोख ही उसका घर है, लेकिन क्या तुम उसे फिर से मिट्टी में गाड़ने की हिम्मत रखती हो? राधा, जो अब पूरी तरह से राघेसरा की कैदी बन चुकी थी, उसने अपनी आंखों से एक अजीब सा इशारा किया। वो खुद को जमीन में गाड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी। वो हवा जो कहीं और से आ रही थी और किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी, जैसे रज्जो और राघेसरा दोनों एक साथ चीख रहे हों। भवानी माई ने तंत्र मंत्र में तड़पते हुए मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राजवंशी पीपल से एक धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से एक गहरा चेहरा उभर आया। वो वही चेहरा था जो रज्जो का था, लेकिन साथ में राघेसरा का चेहरा भी था। उनकी आंखें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और वो कुछ बोल रहे थे, मगर आवाज अब जमीन के नीचे से आ रही थी। सभी की सांसें थम गई और तभी सारा वातावरण चुप हो गया। आधी रात के समय में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। राजवंशी पीपल का एक हिस्सा टूट कर गिरा और उसके नीचे एक कटा हुआ शव निकला, रज्जो का शव। लेकिन वो शव अब राघेसरा के रूप में बदल चुका था। भवानी माई और राधा दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ था जैसे गांव ने कभी नहीं सोचा था। राजवंशी पीपल के नीचे एक नई आत्मा समा चुकी थी, जो अब शांति के साथ गांव को छोड़ने के लिए तैयार थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे, राघेसरा की आत्मा को आखिरकार अपनी मां का आशीर्वाद मिल गया था और रज्जो की यात्रा यहीं पर खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पीपल के ऊपर पड़ी, गांव में फिर से शांति आ गई। लेकिन अब भी उन गलियों में और उस पीपल के नीचे एक हल्की सी मुस्कान महसूस होती थी, जो कभी राघेसरा और रज्जो की थी। गांव में अब कोई डर नहीं था, लेकिन हर किसी की आंखों में एक सवाल था, क्या यह कहानी सच है या बस एक पुरानी कथा है? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो मैंने आपके अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक मैं पहले जैसा ही लगाऊंगा। तो अगर आपको सेम इसे स्टाइल में और इसी तरीके से अगर कहानियाँ पसंद है तो आप कमेंट में यस लिखना कि हाँ भाई आप कंटिन्यू करो। तो मैं फिर आगे की जो भी कहानियाँ होंगी मैं इसी स्टाइल में और इसी एडिटिंग में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए गाइज, और बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग करने में हालत ख़राब हो जाती है। कभी मैं आप लोगों के साथ बिहाइंड द सीन भी शेयर करूँगा। तो ये दूसरी कहानी शुरू होती है बिहार के सीमावर्ती इलाके के एक छोटे से गांव गोंडापुर से, जहां आज भी बिजली के खंभों से ज़्यादा
पीपल के पेड़ दिखाई देते हैं। गांव की गलियां इतनी संकरी कि एक साइकिल भी निकालो तो दूसरी दीवार से टकरा जाए। इसी गांव के आखिरी छोर पर थी एक वीरान हवेली, जिसे लोग लोटन बाई की कोठी के नाम से जानते थे। किसी ने आज तक उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। कहते थे कि रात को वहां अजीब सी गंध आती है, जैसे चिता की अधजली लकड़ियां। हवेली के सामने से गुजरते वक्त हर किसी के पांव अपने आप तेज हो जाते थे। छोटे बच्चे तो उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। लोगों के बीच ये किस्सा चलता था कि करीब 70-80 साल पहले इसी गांव में लोटन बाई नाम की एक औरत रहती थी। कौन थी, कहां से आई थी, इसका किसी को ठीक ठीक पता नहीं था, पर कहते हैं उसके चेहरे पर इतनी मोहक मुस्कान थी कि देखने वाला बिना मंत्र मुग्ध हुए रह ही नहीं सकता था। पर उसकी हंसी में कोई ऐसी बात थी जो सुनने वाले के रगों में बर्फ जैसा डर जमा देती थी। लोटन बाई का असली चेहरा तो तब सामने आया जब गांव के जवान लड़के रात को गायब होने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब भी कोई लड़का लापता होता, लोग उस हवेली के पास उसकी चप्पलें, उसकी पगड़ी या उसका टूटा हुआ चश्मा पाते। गांव में सनसनी फैल गई थी। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे कि लोटन बाई कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक डायन थी जो जवान मर्दों की जवानी चूस कर खुद को जवान रखती थी। लेकिन कोई भी सामने से लोटन बाई का नाम नहीं लेता था। कहते थे उसका नाम जपा तो वो कानों से सुन लेती है और फिर उसकी आंखों से बचना नामुमकिन है। लोग डर के मारे लोटन बाई की हवेली के रास्ते से सूरज ढलने से पहले ही अपने घर लौट आते थे। गांव के बुजुर्गों ने तय कर लिया था कि हवेली के आसपास की जमीन को बंजर घोषित कर दिया जाए ताकि कोई वहां भूले से भी न जाए। पर कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था, राजकुमार। उम्र यही कोई 22 साल, लंबा चौड़ा कद, मेहनती और जरा अक्खड़ स्वभाव का। वो इन कहानियों को बस बुजुर्गों का वहम समझता था। अरे क्या बकवास करते हो सब, कहाँ की लोटन बाई, कहाँ की डायन, अरे कुछ होता ना तो कब के पुलिस वाले अफसर लोग देख लेते। राजकुमार दोस्तों के बीच हंसते हुए अकड़ता फिरता। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। रात भर जागरण, भजन और स्टॉल। पूरा गांव मेले में उमड़ पड़ा था। राजकुमार ने भी तय कर लिया कि आज वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सब उसे मानेंगे। आज रात मैं हवेली के सामने जाके बैठूंगा, देखूंगा कि कौन है लोटन बाई। सब फालतू बातें हैं, मैं लौटकर सबको बताऊंगा कि डर जैसा कुछ नहीं होता। सबने उसे रोका, समझाया। बूढ़ी दादी ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, बेटा कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है, तू मत जा। लेकिन जवानी के जोश में राजकुमार ने किसी की ना सुनी। रात के करीब 11 बजे जब पूरा गांव सोने चला गया, राजकुमार एक टॉर्च और बीड़ी का बंडल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, धुएं और जली लकड़ियों की। पीपल के पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर राजकुमार अडिग था। हवेली के पास पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी जैसे खुद ब खुद मंद पड़ गई। बीड़ी जलाते हुए वो हवेली के दरवाजे पर बैठ गया। समय बीतता गया, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो राजकुमार ने जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ है तेरी लोटन बाई, बुलाओ उसे, देखूं तो सही मैं। उसकी आवाज हवेली के अंदर गूंज कर रह गई। चारों ओर सन्नाटा। फिर अचानक हवेली के गेट की चरमराहट सुनाई दी, मानो कोई बहुत धीरे धीरे उसे खोल रहा हो। राजकुमार की बीड़ी उसके होठों से गिर पड़ी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा एक औरत का धुंधला सा साया झूलते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लंबे बाल, झूलती साड़ी और पैरों में उल्टी दिशा में मुड़े हुए पंजे। राजकुमार का गला सूख गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, पर अब भागना भी आसान नहीं था। वो औरत करीब आई। उसकी आंखों से जैसे कोई अदृश्य धुआं निकल रहा था। एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। आए हो, बुलाया था ना मुझे, अब कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 सुइयां कान के पर्दे में चुभ रही हो। राजकुमार ने जैसे तैसे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे और वो साया अब एकदम उसके सामने था, वो भी मुस्कुराते हुए। राजकुमार की सांसें अब जैसे किसी ने मुट्ठी में बांध ली थी। उसके बदन से पसीना झर रहा था, पर वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। सामने खड़ी लोटन बाई अब और भी साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें कोरे सफेद, बिना पुतलियों के, और चेहरा ऐसा जैसे महीनों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। तूने बुलाया था ना मुझे, अब भाग क्यों रहा है? आ, मेरे पास आना। लोटन बाई की आवाज गूंजती रही।
अचानक उसके लंबे नाखूनों वाले हाथ राजकुमार की गर्दन के इर्द गिर्द लिपटने लगे। ठंडी बर्फीली उंगलियां उसकी चमड़ी को चीरती सी महसूस हो रही थी। राजकुमार ने जान बचाने के लिए खुद को झटका और किसी तरह अपने पैर खींचकर वहां से भागा। उसकी टॉर्च वहीं गिर गई थी। अंधेरे में भागते हुए वो कई बार गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन जान की बाजी थी, रुक नहीं सकता था। गांव के अंदर पहुंचते ही वो सीधे अपने घर की चौखट पर गिर पड़ा। उसके माँ बाप जो राजकुमार के इंतजार में जाग रहे थे उसे उठाकर भीतर लाए। राजकुमार का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। पंडित जी को बुलाया गया, ओझा को बुलाया गया, लेकिन राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, लोटन बाई मुस्कुराती है, मुझे बुला रही है। तीसरे दिन बिना कोई चेतावनी दिए राजकुमार ने अचानक अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। गांव में सबकी रूह कांप गई। अब ये बात साफ हो चुकी थी, लोटन बाई सिर्फ किस्सा नहीं थी, वो हवेली में अब भी जिंदा थी और जो भी उसे चुनौती देता वो कभी वापस सही सलामत नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हवेली के रास्ते पर एक पत्थर की बड़ी दीवार बना दी जाए ताकि कोई उस ओर जाने की हिमाकत न करे। पर किस्मत को कौन बदल सकता है। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने अभी हवेली के गेट के पास किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनी थी, एक मधुर और खून जमा देने वाली लोरी। और अब गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हर किसी के चेहरे पर एक अदृश्य साया मंडराता दिखता था। दिन ढलने से पहले ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। पीपल के पेड़ों की सरसराहट भी अब किसी अज्ञात खतरे के फुसफुसाहट सी लगती थी। पर गांव में एक और आदमी था, राम किशन चौधरी, जो खुद को बहुत बहादुर मानता था। उम्र थी यही करीब 40 साल और गांव का चौकीदार था। उसने भी तय कर लिया कि वो इस डर की हवा को खत्म करेगा। अरे गांव वालों, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, डर से ही सब बीमारी फैलती है। राम किशन ने पंचायत में ऐलान कर दिया, मैं आज रात उस हवेली के दरवाजे पर दीपक जलाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो अपने हाथ से अपनी मूंछ कटवा दूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राम किशन का फैसला पत्थर की लकीर था। उसी रात राम किशन ने एक दिया लिया, एक डंडा लिया और निकला हवेली की ओर। रास्ते में पुरानी हवा की आवाजें और कुत्तों का दूर दूर तक रोना उसे विचलित कर रहा था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं था। हवेली के गेट के पास पहुंचकर उसने दीपक जलाया। हवा इतनी तेज थी कि दीपक बार बार बुझने को होता, लेकिन राम किशन बार बार उसे सुलगाता रहा। तभी हवेली के अंदर से एक अजीब सी धुन बजने लगी, ना तो वो पूरी तरह से गाना, ना पूरी तरह से कोई चीख। राम किशन ने सोचा कि कोई जानवर होगा या शायद हवा का खेल। वो सीना चौड़ा कर वहीं बैठ गया। धीरे धीरे धुन तेज होती गई, जैसे कई औरतें एक साथ कोई भजन गा रही हो। राम किशन के माथे पर पसीना छलक आया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया, चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। राम किशन ने डंडा कसकर पकड़ा और टॉर्च जलाने की कोशिश की। टॉर्च ने एक पल के लिए रोशनी दी और उसी पल उसने देखा सामने की दीवार पर साया। एक नहीं, तीन नहीं, दर्जनों साए, सब लंबे बालों वाले, सफेद साड़ियों में लिपटे हुए, अजीब टेढ़ी गर्दन वाले। बीच में खड़ी थी वही लोटन बाई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसने और भी आत्माओं को अपने साथ बांध लिया था। राम किशन के मुंह से चीख भी नहीं निकली, उसके पैर कांपने लगे। टॉर्च हाथ से गिर गई। वो अंधेरे में भागा, गिरा, चिल्लाया, लेकिन हवेली के गेट से बाहर नहीं आ सका। सुबह जब गांव वालों ने ढूंढने की हिम्मत की तो राम किशन का शव हवेली के दरवाजे पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा डर से काला पड़ चुका था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान जमी हुई थी, वैसी ही मुस्कान जैसी लोग लोटन बाई के बारे में सुनते आए थे। उस दिन के बाद गांव के हर छोटे बड़े बच्चे को सख्त हिदायत दे दी गई कि हवेली के रास्ते भी मत भटकना। अब वो जगह सिर्फ लोटन बाई और उसकी परछाइयों की थी। और फिर इसी तरह समय बीतता गया, साल दर साल गुजरते रहे, लेकिन लोटन बाई की हवेली जस की तस खड़ी रही। पुरानी दीवारें और टूटी छतें मौसम की मार से सड़ चुकी थी, लेकिन जो चीज वहां सबसे जिंदा थी वो था उसका डर। गांव में अब नई पीढ़ी भी आ गई थी, पढ़े लिखे लड़के, मोबाइल, ट्रैक्टर, नए मकान, सब कुछ बदल रहा था, मगर हवेली तक जाने वाली पगडंडी आज भी वैसी ही वीरान थी। फिर एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, प्रोफेसर शशांक त्रिपाठी। शहर से आया था, रिसर्चर था,
लोक कथाओं पर काम कर रहा था। उसे जब लोटन बाई की कहानी के बारे में पता चला तो उसकी रुचि बढ़ गई। तो एक दिन उसने गांव वालों से हंसते हुए कहा, अरे चाचा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो लोक कथाओं का हिस्सा है बस। पर गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया। बाबूजी, रिसर्च के चक्कर में जान मत जोखिम में डालिए, जो कुछ भी वहां है उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। पर प्रोफेसर नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वो खुद रात को हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि असली सच्चाई क्या है। रात का वक्त चुना गया। प्रोफेसर अपने साथ कैमरा, रिकॉर्डर और एक डायरी लेकर निकला। गांव वालों ने दूर से देखा लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। चांदनी रात थी। हवेली के पास पहुंचते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई। दीवारों पर उगाई काई और टूटी खिड़कियों के बीच से हवेली अब भी जिंदा लग रही थी। प्रोफेसर ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, तो दोस्तों, मैं इस वक्त गोंडापुर गांव की सबसे प्रेत बाधित हवेली के भीतर हूँ। मेरे पीछे ये जो दरवाजा है जहाँ से लोग कहते हैं कि लोटन बाई की आत्मा आती है, आपको क्या लगता है? चलिए इसकी सच्चाई देखते हैं। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर पहला कदम रखा, कैमरे का स्क्रीन ब्लर होने लगा। रिकॉर्डर में हल्की हल्की सरसराहट आने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा हो। अंदर पूरा हॉल सड़ चुकी लकड़ियों और नमी की बदबू से भरा था। प्रोफेसर ने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी फेंकी। तभी उसे एक कोना दिखा। वहां एक टूटी हुई झूला कुर्सी थी जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रही थी। प्रोफेसर ने जैसे ही कैमरा उस ओर किया, अचानक सामने दीवार पर एक छाया बन गई। एक औरत की परछाई, लंबे बाल, झुका सिर और धीमी धीमी मुस्कान। ये देख प्रोफेसर ठिठक गया। उसने फिर कैमरा संभाला और कहा, मुझे डर नहीं लगता, अगर कोई आत्मा है तो सामने आए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। प्रोफेसर ने बिजली की तेजी से मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अब हवेली का माहौल बदल गया था। तापमान गिरने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा। रिकॉर्डर में साफ आवाज आने लगी, आए हो, अब लौटोगे नहीं, क्योंकि तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। इसके बाद कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। सुबह गांव वालों ने देखा कि प्रोफेसर की जीप हवेली के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। हवेली के गेट पर एक नई लकीर बनी हुई थी, मानो किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोचा हो। प्रोफेसर त्रिपाठी का कोई सुराग कभी नहीं मिला। कैमरा और रिकॉर्डर जरूर मिले, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मिली उसमें बस एक ही चीज थी, एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे चीख में बदलती जा रही थी। दोस्तों, आज भी अगर कोई रात को गोंडापुर के पुराने रास्ते से गुजरता है तो हवेली की ओर से एक लोरी की आवाज आती है। लोरी जो कभी मासूम लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा अभी अपने अगले शिकार की तलाश में झूल रही है वो। और उस लोरी की हर धुन के बीच एक ही नाम गूंजता है, लोटन बाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर इसमें साउंड इफेक्ट्स और वो सारी चीजें आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आगे की कहानियां भी इसी तरह प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स के साथ हों तो कमेंट करना, आगे से मैं ऐसी ही स्टोरीज लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।